अध्याय 36। सुबह सुबह सुनहरी धूप पूरे स्थान को ढक लेती है। खिड़की के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर गहरी नींद से जागा हो। सड़क पर यातायात की हलचल शुरू हो गई है। जियान दाओ ने नाइट गाउन पहना, अपने बाल पकड़े और अलमारी के सामने खड़ी हो गई। आज उसे क्या पहनना चाहिए? उसने हल्के नीले रंग की छोटी आस्तीन वाली रेशमी शर्ट और चावल के रंग की शॉर्ट्स निकाली। काम शुरू करने के बाद से ही उनकी फैशन शैली हमेशा सरल, उदार और परिपक्व रही है। जियान दाओ ने अपना नाइट गाउन उतार दिया। जैसे ही वह अपने कपड़े बदलने वाली थी, अचानक उसकी हरकत रुक गई। उसकी नज़र अलमारी की तरफ गई और एक चमकीले रंग की पोशाक पर रुकी। मेरे दिल में एक छोटा सा विचार आया। हालांकि थोड़ी शर्मीली, जियान दाओ ने फिर भी दृढ़ता से अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहन ली। यह अपेक्षाकृत कूल पोशाक है। यह पोशाक बिना आस्तीन की थी, जिसमें 2 कंधे की पट्टियां उसके सफेद कंधों पर टिकी हुई थी, जिससे उसकी कॉलर बोन, बाहें और पीठ दिख रही थी। हालांकि जिन क्षेत्रों को ढकने की जरूरत है, उन्हें अभी भी कसकर ढका गया है, ताकि खुलापन महसूस न हो। यह पोशाक टाइट फिटिंग है, लेकिन साथ ही बहुत उदार भी है, जो शरीर के उभारों को दिखा रही है। जियान दाओ को सबसे अधिक प्रसन्नता उस पोशाक के रंग से हुई। यह पोशाक हल्के पीले रंग की है, जिससे पहनने वाले की त्वचा और भी चमकदार दिखती है। उसने ड्रेसिंग टेबल से क्रिस्टल हेयरपिन उठाया और अपने लंबे बाल बांध लिए। फिर उसने थोड़ा सा लिप बाम लगाया। अंत में उसने हमेशा की तरह चमड़े के जूते नहीं पहने, बल्कि छोटी एड़ी वाले सैंडल चुने। जब जियान दाओ नीचे गया, वो जिनयान सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। वह स्पष्टतः युवा है, लेकिन उसकी आदतें एक वृद्ध व्यक्ति जैसी कठोर हैं। वह बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, यहाँ तक कि उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। हालांकि जियान दाओ को अचानक पता चला कि उसने पहले ही नाश्ता खरीद लिया था और उसे चाय की मेज पर रख दिया था। आज तुम जल्दी उठोगे? जियान दाओ वो जिनयान के सामने बैठा था। उसके हाथ में दलिया का एक कटोरा और एक अखबार था। हाँ, बाक कैन गो ने उत्तर दिया। दरअसल वह आज सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि कल रात उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। यह सोचते हुए बेक कैन गो ने अखबार से अपनी नजरें हटा ली और अपराध के कारण की ओर मुड़ गए। जियान दाओ ने कुछ देर तक अखबार पढ़ा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे चेकमेट कर दिया है। आंखें बहुत परिचित हैं, बहुत करीब भी हैं। उसकी आंखों के कोने ने बेक कैन गोन को उसे गौर से देखते हुए देखा। जियान दाओ के गाल जल रहे थे। आज उसने अपने बाल ऊपर बांध लिए, जिससे उसके पतले कंधे दिख रहे थे। इस समय बेक कैन गोन की नजरें वहीं रुक गईं। जियान दाओ ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा और अपना दलिया खाना जारी रखा। एक क्षण बाद, तुम अभी भी क्यों देख रहे हो? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी त्वचा का हर इंच एक शक्तिशाली हेडलाइट से जल रहा हो। क्या आप किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं? अंततः गहरी पुरुष आवाज गूंजी। जियान दाओ शर्मा गया और वो जिनयान की ओर देखने लगा। वह ऐसे शांत था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखें उदासीन थीं, जैसे उसके रूप पर टिप्पणी करना पूरी तरह से सामान्य बात हो। तुमने कहा था कि तुम्हें आज पुलिस से मिलना है ना? जियान दाओ ने उत्तर दिया। मैं पहली मुलाकात में ही उन पर अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ। कल बेक कैन गो ने उन्हें बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने इस शहर में उनके लिए एक अपराध अनुसंधान प्रयोगशाला की व्यवस्था की है। मुझे आज उस मामले पर चर्चा करने के लिए पुलिस से मिलना है।
जियान दाओ की यह बात सुनकर बो जिन यान ने कोई राय व्यक्त नहीं की। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से उसकी ओर देखा। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने औपचारिक कपड़े क्यों नहीं पहने थे? क्या तुम मुझ पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहती? जियान दाओ मुस्कुराए बिना न रह सका। तुम महिलाओं की सराहना करना नहीं जानते। मैं तुम्हारी छवि की परवाह क्यों करूं? बेक कैन गोन की आंखें अंधेरी हो गईं। जियान दाओ अपने हाथ धोने के लिए खड़ी हुई। अचानक पीछे से उसकी शांत आवाज सुनी, मुझे नहीं पता। 33 22 34। जियान दाओ दंग रह गई और 1 या 2 सेकंड के बाद ही उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अभी अभी उसके माप का उल्लेख किया था। वह तुरंत पलटी और बेक कैन गोन को घूरते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने मेरे स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड देखे हैं? बेक कैन गोन के मुंह का कोना सिकुड़ गया। मुझे ऐसा व्यर्थ काम करने की क्या जरूरत है? अपनी गणना करने की क्षमता से मैं इसे सिर्फ देखकर ही समझ सकता हूँ। यह कहते हुए उसने सिर से पैर तक जियान दाओ को देखा। जियान दाओ, अब मेरी तरफ मत देखो। किसी मामले की सुचारू रूप से जांच करने के लिए आपको एक शीर्षक की आवश्यकता होती है। आज बेक कैन गोन उस पहचान की पुष्टि करने के लिए जियान दाओ को ले गया। यह मध्य गर्मी का मौसम था। पुलिस स्टेशन हरे पेड़ों की छाया में था और सफेद कार्यालय भवन साफ सुथरी पंक्तियों में बने हुए थे। जियान दाओ बो जिन यान के पीछे पीछे सबसे पहले निर्देशक के कार्यालय में गया। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के साथ पिछली वार्ता के अनुसार बो जिन्यान पुलिस विभाग के भीतर एक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेंगे, लेकिन विभाग के प्रबंधन के अधीन नहीं। उनकी 2 मुख्य जिम्मेदारियां हैं। पहला, यदि कोई बड़ा मामला घटित होता है, जैसे कि सिलसिलेवार हत्या, तो वो जिन्यान आपराधिक पुलिस टीम को जांच करने का निर्देश देंगे। दूसरा, अनुसंधान विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में शहर के आपराधिक मामलों की जांच में भाग लेता है। पहले बिंदु को समझाना कठिन नहीं है, क्योंकि यह आपराधिक मनोविज्ञान का मूल कार्य है। दूसरा अभी प्रायोगिक है। इसका कारण यह है कि पुलिस बल में आपराधिक मनोविज्ञान को लागू नहीं किया गया है। इसलिए लोक सुरक्षा मंत्रालय एक स्वतंत्र इकाई स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए पुलिस विभाग ने बो जिन्यान को पहले पायलट प्रोजेक्ट करने दिया। यदि शहर में कोई हत्या का मामला घटित होता है, तो बो जिन्यान की अनुसंधान प्रयोगशाला एक स्वतंत्र छोटे समूह के रूप में जांच में भाग लेगी। वे आपराधिक पुलिस टीम के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन दोनों पक्ष संसाधनों को साझा कर सकते हैं। मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया के माध्यम से क्या बो जिन्यान का आपराधिक मनोविज्ञान चीन में प्रभावी होगा? अधिक प्रभावी कैसे बने? साथ ही यह भी एक अन्वेषण माना जाता है कि यदि आपराधिक मनोविज्ञान को आपराधिक पुलिस बल पर लागू किया जाए, तो इसकी प्रभावशीलता क्या होगी? स्थिति पर चर्चा करने के बाद निर्देशक मुस्कुराए और खड़े हो गए। प्रोफेसर बेक, मैं आपको आपराधिक पुलिस टीम से मिलने ले चलूंगा। बेक कैन गोन ने सिर हिलाया। उसके बगल में बैठे कार्यालय सचिव ने कहा, तो मैं कागजी कार्रवाई करने के लिए सहायक जियान को ले जाऊंगा। ठीक है, जियान दाओ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद जियान दाओ के पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा था। कार्यालय सचिव को व्यस्त देखकर उसने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि दालान में चली गई, एक कुर्सी ढूंढकर बैठ गई और बेक कैन गोन का इंतजार करने लगी। इस समय बेक कैन गोन सम्मेलन कक्ष में आपराधिक पुलिस के प्रमुख के साथ बात कर रहे थे। जियान दाओ जहां बैठा था, उसके ठीक सामने कुछ ही कदम की दूरी पर आपराधिक पुलिस टीम का कार्यालय था। शहर में हाल ही में कोई बड़ा मामला नहीं हुआ है। कार्यालय में आपराधिक पुलिस दस्तावेजों को देख रही थी। बहुत जल्दी किसी ने दरवाजे के बाहर बैठी अजीब खूबसूरत लड़की को देखा।
वह कौन है? क्या वह किसी मामले में शामिल है? किसी ने पूछा। मैंने सुना है कि वह नवस्थापित अपराध प्रयोगशाला में सहायक है, संभवतः प्रोफेसर बेक की देखरेख में अध्ययनरत एक स्नातक छात्र है। वास्तव में सभी ने जय जयकार की। दोपहर के भोजन के समय मौसम गर्म था, इसलिए लोग अपने स्थान पर नहीं रुके, बल्कि खड़े होकर निरीक्षण करने के लिए पास आ गए। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से देखे जाने पर जियान दाओ असहज महसूस करने लगा। लेकिन वह पुलिस विभाग में पली बड़ी थी, इसलिए वह शर्मीली नहीं थी। वह मुस्कुराई, खड़ी हुई और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ी। नमस्ते सभी, मैं जियान दाओ हूँ। जब बेक कैन गोन और कई नेता सम्मेलन कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने गलियारे में कुछ लोगों को बातचीत करते देखा। जियान दाओ उनके बीच में खड़ी थी। उसकी हल्के पीले रंग की पोशाक सबसे अलग दिख रही थी। वह उन पर प्यार से मुस्कुराई। बेक कैन गोन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। नेताओं को बाहर जाते देख सभी आपराधिक पुलिस कर्मियों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। बेक कैन नगोन को देखकर जियान दाओ के होठों पर मुस्कान और भी तेज हो गई। वह तुरंत उसकी ओर चली गई। निर्देशक ने आधिकारिक तौर पर सभी को बो जिन्यान और जियान दाओ से परिचित कराया। फिर उसने कहा, यहाँ एक सुंदर लड़की है और तुम सब यहाँ से भाग रहे हो। कोई भी मेरे लिए काम नहीं करना चाहता, एक पुलिसकर्मी ने जवाब दिया। चीफ, अब दोपहर का भोजन का समय हो गया है। हम अपने नए सहयोगी के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हर कोई दिल खोलकर हंसा। जियान दाओ ने पाया कि केवल बो जिनयान ही नहीं हंसा था। वह ठंडा और भावशून्य होकर चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। यह आदमी वास्तव में असामाजिक है। लेकिन बेक कैन नॉन यही है। इस समय आपराधिक जांच दल के प्रभारी उपनिदेशक बोले, ठीक है, चलो साथ में लंच करते हैं। सभी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बो जिन्यान ने अचानक अपना मुंह खोला। कोई जरूरत नहीं, हमारे पास समय नहीं है। अलविदा। यह कहकर वह जियान दाओ की ओर मुड़ा। चलो चलें। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। जियान दाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और स्थिति को संभालने के लिए बोला, यह सही है। हमारे पास अभी भी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय में कुछ काम है। हमें तुरंत वहां जाना होगा। हम अब आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अगली बार जब हमें मौका मिलेगा तो प्रोफेसर बोस सभी को रात के खाने पर आमंत्रित करेंगे। बेशक पुलिस को उनकी तलाश करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही कार पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और बो जिनयान से पूछा, तुमने उन्हें मना क्यों किया? बेक कैन गोन गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, न केवल आपने मुझे पुरुष हार्मोन से भरी जगह से दूर खींचने के लिए धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि आपने मेरे भोजन में भी हस्तक्षेप किया। जियान दाओ अपनी हंसी रोक नहीं सका। कौन से हार्मोन? वे बहुत मिलनसार हैं। वह जानती थी कि बेक कैन गोन मानवीय मामलों से अनभिज्ञ नहीं था, उसे बस परवाह नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अगली बार जब हम खाएंगे तो मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है। यह भी सहायक की जिम्मेदारी है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप उनके साथ खाते भी हैं तो आपको बात करने की जरूरत नहीं है। बस दिखावा करें कि वे मौजूद नहीं हैं। यह कहावत काम करती है। बेक कैन गोन चुप रहा, मानो स्वीकार कर रहा हो। जियान दाओ ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और बहुत खुश थी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला। पुरुष हार्मोन की बात करें तो संभवतः आपके पास यह नहीं है। बेक कैन गोन ने भौहें सिकोड़ी और जियान दाओ की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत दुखी थी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा सफेद और नाजुक था।
उसका शरीर एक तंग पोशाक में पतला था। उजागर त्वचा का हर इंच निर्दोष और चिकना है। बेक कैन गोन ने अपनी नजर हटा ली और आगे की ओर देखना जारी रखा। बेशक मेरे भी हार्मोन हैं, उसने अहंकारी स्वर में उसके प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन मैं उन मूर्ख पुलिसवालों से बेहतर नियंत्रण करना जानता हूँ। शाम को घर आकर जियान दाओ ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। उसकी वर्तमान नौकरी के बारे में, यद्यपि उसकी माँ खुश नहीं है, फिर भी वह उसकी पसंद का सम्मान करती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद श्रीमती जियान ने अचानक पूछा, आप और श्री फोतु इनगो हाल चाल कैसे हैं? जियान दाओ, माँ, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वास्तव में श्रीमती जियान थोड़ी निराश हुई, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। जियान दाओ काफी उदास थी, क्योंकि उसकी माँ ने बो जिन यान का जिक्र नहीं किया था। फोन रखने के बाद उसने अपनी छोटी बहन जियान हुयेन को दोबारा फोन किया। छोटी बहन माँ से अधिक संवेदनशील होती है। जैसे ही जियान दाओ ने कहा कि वह आधिकारिक तौर पर बाक कैन गोन की सहायक बन गई है, जियान हुयेन तुरंत मुस्कुराया। बहन, आपको बाग दाई थान पसंद नहीं है ना? जियान दाओ मुस्कुराया, मानो स्वीकार कर रहा हो। जियान हुयेन ने रुचि दिखाई, बातचीत की और अपनी बहन की मदद करने की योजना बनाई। अंततः जियान दाओ ने ली हुआन रान को बुलाया। जब से उसने काम करना शुरू किया है, उसने उससे संपर्क नहीं किया है। हालांकि अतीत में जब वे व्यस्त थे, तो महीनों तक उनकी एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हुई थी। जियान दाओ के लिए जब तक प्रेम है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब 8 बज चुके हैं, अभी भी बहुत जल्दी है। जियान दाओ ने पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अंत में वह केवल ली हुआन नियन को एक संदेश भेज सकी, जिसमें उसने कहा था कि जब उसके पास खाली समय हो तो वह उसे फोन करे। अध्याय 37। 2 महीने बाद पुलिस स्टेशन कार्यालय भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्टाफ कैफेटेरिया है। अब दोपहर हो चुकी है। यह जगह हलचल और शोर से भरी हुई है। स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही है। जियान दाओ ने चावल के 2 हिस्से लिए, एक हिस्सा लंच बॉक्स में रखा और दूसरा हिस्सा ट्रे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह सीट ढूंढने वाली थी, उसने किसी को पुकारते हुए सुना, जियान दाओ, इस तरफ आओ। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और आपराधिक जांच दल के कई लोगों को देखा। वह मुस्कुराई और वहां आकर उनके साथ बैठ गई। एक खूबसूरत महिला के साथ बैठने से अधिक हार्मोन वाले युवकों का समूह और भी अधिक उत्साही हो गया। उन्होंने मामले के किसी विशेष क्षेत्र पर बात नहीं की, बल्कि विषय को जियान दाओ की ओर मोड़ दिया। प्रोफेसर बेक, क्या आप यहाँ खाना खाने नहीं आ रहे हैं? किसी ने पूछा। जियान दाओ ने सिर हिलाया। वह इतना व्यस्त है कि उसके पास दोपहर के भोजन के लिए भी समय नहीं है। एक अन्य पुलिसकर्मी ने हंसते हुए कहा, जियान याओ जैसे उत्कृष्ट शिष्य के साथ प्रोफेसर बो को इन तुच्छ मामलों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियान दाओ मुस्कुराया, मैं उनका छात्र नहीं हूँ, सिर्फ उनका सहायक हूँ। हालांकि वह इतने लंबे समय से पुलिस स्टेशन में थी, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो यह गलत समझ रहे थे कि जियान दाओ एक स्नातक छात्रा थी जिसकी देखरेख बो जिन्यान कर रहा था। ऐसे समय में वह धैर्यपूर्वक समझाती थी, बेशक इसे सुधारा जाना चाहिए। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे और बेक कैन गोन को शिक्षक और महिला छात्रा का रिश्ता समझने की गलती करें, क्योंकि अगर गलत समझा गया तो भविष्य में उसके और उसके पति के साथ क्या होगा। रात्रि भोजन के बाद समूह कार्यालय लौट आया। आपराधिक मनोविज्ञान अनुसंधान कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचते ही एक युवा पुलिसकर्मी ने अपनी गति धीमी कर दी और अंत में जियान दाओ के साथ साथ चलने लगा। टियो जियान, कल गैलेक्सी बैटलशिप
फिल्म सिनेमाघरों में लगनी शुरू हो रही है। मैं इसे देखने जाने की योजना बना रहा हूँ। क्या आप जा रहे हैं? उसने पूछा। जियान दाओ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं कल व्यस्त हूँ। पुलिसकर्मी की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह बस मुस्कुराया और कहा कि अगली बार जब भी मौका मिलेगा वह उसे आमंत्रित करेगा। फिर अपने कार्यालय में लौट गया। जियान दाओ ने दरवाजा खोला और देखा कि बेक कैन गोन डेस्क पर बैठे हैं। उनके सामने दस्तावेजों का ढेर लगा हुआ था। वह अभी भी दस्तावेजों को पलट रहा था जैसे कि वह अभी खाना खाने गई हो। हाल ही में कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, इसलिए वो जिन्यान और जियान याओ चीनी आपराधिक मनोविज्ञान का डेटाबेस बनाने में व्यस्त है। उनका विशिष्ट कार्य प्रत्येक सीरियल किलर के परिवारों से मिलना और उनके जीवन के बारे में जानना है। वे दोनों शहर बी के आसपास के कई जेलों में गए और प्रमुख मामलों के अपराधियों से बातचीत की। यह काम किसी मामले की जांच करने जितना तनावपूर्ण और उत्तेजक नहीं है, लेकिन यह आसान भी नहीं है। पिछले आधे महीने से जियान दाओ बहुत व्यस्त है। काम से जुड़े मामलों पर चर्चा करने के अलावा उसके पास बेक कैन गोन के साथ बातचीत करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। यद्यपि नौकरी बहुत सार्थक है, जियान दाओ बहुत गंभीर और समर्पित है, लेकिन कभी-कभी गुप्त रूप से विलाप करने से बचना मुश्किल होता है। इस आदमी के दिल में केवल काम है, वह किसी और चीज के बारे में कब सोचेगा। शोर सुनकर बेक कैन गोन ने अपना सिर नहीं उठाया, केवल गहरी आवाज में बोला, हाय। आपराधिक मनोविज्ञान की सुंदरता। जब से जियान दाओ ने पुलिस स्टेशन में काम करना शुरू किया, सभी ने उसे पुलिस स्टेशन की खूबसूरत लड़की की उपाधि दे दी। विशेषकर अगले कमरे में बैठी अपराधी टीम उसे इसी उपनाम से बुलाती थी। कॉलेज में जियान दाओ अंग्रेजी विभाग की सौंदर्य रानी होने के मानकों पर भी खरी नहीं उतरी थी। चूंकि पुलिस विभाग में महिलाएं कम हैं और वे दिखने में भी औसत हैं, इसलिए यह सम्मान जियान दाओ को मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेक कैन गोन को इस बारे में कैसे पता है। हालांकि उनके मुंह से यह एक लंबा चौड़ा उपनाम बन गया, आपराधिक मनोविज्ञान की सौंदर्य रानी। जियान दाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने लंच बॉक्स बेक कैन गोन के सामने रख दिया। आप लंच खाइए। हाँ। यद्यपि उन्होंने स्वीकार कर लिया, फिर भी बेक कैन गोन ने कोई कदम नहीं उठाया। जियान दाओ को इसकी आदत थी। उसने स्वचालित रूप से उसके हाथ से दस्तावेज ले लिए। इस समय बेक कैन गोन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर भौहें सिकोड़ी। जियान दाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खा लूंगा। बेक कैन गोन की विचारधारा अभी भी कहीं भटक रही थी। उसकी नजरें उसके चेहरे से हटकर कंप्यूटर स्क्रीन पर चली गईं। हालांकि उसने लंच बॉक्स खोला और चॉपस्टिक को यंत्रवत पकड़ा। उसने खाते समय दस्तावेज पढ़ा। जियान दाओ बो जिन यान के सामने बैठ गया और चुपचाप उसे खाते हुए देखने लगा। उसे थोड़ा अजीब लगा। साफ सुथरे सूट में वह लंबा आदमी अब एक बच्चे जैसा लग रहा था। बेक कैन गोन ने कुछ देर तक खाना खाया, फिर अचानक पूछा, क्या आपने पश्चिमी शहर की जेल में मौत की सजा पाए अपराधियों के साक्षात्कार रिकॉर्ड को छांट लिया है? हाँ। मैंने अभी उन्हें आपके पास भेजा है। हाँ। बेक कैन गोन ने आगे कुछ नहीं पूछा। शायद अभी अभी हुई व्याकुलता के कारण उसने अंततः अपना सिर नीचे झुकाकर लंच बॉक्स में रखी चीज को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? इसे निगलना बहुत मुश्किल है। जियान दाओ ने देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। क्या आपने लंच बॉक्स का आधा हिस्सा खा लिया और फिर उसे निगलने में कठिनाई महसूस हुई? दूसरे शब्दों में कहें तो उसे समस्या का पता अभी चला है। बेक कैन गोन बहुत ही चूजी था। यहाँ तक कि नाश्ते के लिए भी वह कैंटोनीज रेस्तरां चुनने में बहुत चूजी था।
फिर पुलिस स्टेशन के कैफेटेरिया का खाना उसके स्वाद के अनुसार कैसे हो सकता था? जियान दाओ मुस्कुराया और निष्पक्ष रूप से सच बताया, आप कई दिनों से बॉक्स लंच खा रहे हैं। आपको इसका एहसास ही नहीं हुआ। इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह अपेक्षाकृत साफ और पौष्टिक है। आपको इसे जल्दी से खा लेना चाहिए। बेक कैन गो ने ठंडी सांस ली, लेकिन खाना जारी रखा, जबकि उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपकी रहीं। जियान दाओ कुछ देर के लिए ऑनलाइन गई और गलती से फिल्म गैलेक्सी बैटलशिप से संबंधित समाचार पढ़ लिया, जिसे देखने के लिए युवा पुलिस अधिकारी ने उसे आमंत्रित किया था। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और जियान दाओ ने शांत होने का नाटक करते हुए पूछा, ठीक है, क्या तुम कल कोई फिल्म देखने जा रही हो? यह एक नई विज्ञान फाई फिल्म है जिसका अभी अभी प्रीमियर हुआ है। बेक कैन गो ने खाना खत्म किया और उठकर बाथरूम में सिंक के पास चला गया। जियान दाओ को यह पूछते हुए सुनकर वह मुड़ा और मुस्कुराया, मैं नहीं जा रहा हूँ। जियान दाओ थोड़ा निराश हुआ। बेक कैन गोन अपनी मेज की ओर चली गई। वह मेज के किनारे पर झुक गया, उसकी ओर देखा। उसकी आंखों के कोने में एक सौम्य मुस्कान थी। इस सप्ताहांत मैंने एक बहुत ही दिलचस्प योजना बनाई है। जियान दाओ ने चाय की एक छोटी सी चुस्की ली और पूछा, क्या योजना है? बो जिन्यान ने पूछा, झेंगझो जेल जाओ। वहाँ कुछ दिलचस्प हत्यारे हैं। जियान दाओ कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसने अपना चाय का कप मेज पर रख दिया। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। मैं नहीं जा रही हूँ। कल शनिवार है, मुझे आराम करने की जरूरत है। अपराध जांच एक दीर्घकालिक काम है। इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सप्ताह क्या अलग होगा? बेक कैन गोन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि जियान दाओ ने यह महसूस किया। वह बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। क्या आपके मन में कुछ है? बेक कैन गोन ने पूछा। जियान दाओ को क्या कहना चाहिए? क्या मुझे बेक कैन नॉन से कहना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अकेले रहें और खुशी खुशी सिनेमा देखने जाएं? उसने उसे अनदेखा करते हुए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। बेक कैन गोन कुछ क्षण तक खड़ा रहा, फिर ठंडे चेहरे के साथ अपनी सीट पर वापस चला गया। पूरी दोपहर किसी ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। पहले तो जियान दाओ थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन कुछ देर काम करने के बाद वह भूल गई कि क्या हुआ था। कभी-कभी अपना सिर ऊपर उठाकर वह विपरीत दिशा में बेक कैन गोन के शांत और एकाग्र स्वरूप को देख लेती थी। काम से निकलने का समय हो गया था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक क्लर्क के रूप में उसने जियान दाओ को एक एक्सप्रेस मेल लिफाफा दिया। जियान दाओ, यह आपके लिए है। जियान दाओ ने उन्हें धन्यवाद दिया और लिफाफा ले लिया। प्रेषक एक्सएक्स वाउचर कंपनी है। लिफाफे पर भी अर्जेंट की मुहर लगी है। जियान दाओ ने लिफाफा खोला। उसके अंदर जोड़ों के लिए 2 गुलाबी फिल्म टिकट थे। जियान दाओ ने टिकट को लिफाफे में रखा, लिफाफा पकड़ा और दरवाजे से बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। बो जिन्यान की ठंडी आवाज पीछे से आई, तुम कहाँ जा रहे हो? जियान दाओ ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। अगले कमरे में जियो चेन ने मूवी टिकट बुक करवाई है और मुझे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। उसने सोचा, टियो ट्रान ने मूल रूप से उसे फिल्मों में आमंत्रित करने के लिए टिकट बुक किए थे। यह बहुत संभव है कि टिकट वितरण का पता लिखते समय उसने उसका नाम गलत लिखा हो। बाक कैन गो ने अपना काम रोक दिया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, अपनी टांगे एक दूसरे पर टिका ली और कुछ सेकंड तक उसकी ओर देखता रहा। क्या जियो चेन? उसने अपना मुंह खोला। मैंने टिकट बुक कर लिया है। जियान दाओ, आपने इसका ऑर्डर दिया था। बेक कैन गोन ने शांति से दस्तावेज उठाया और उसे देखा। ओह,
क्या आप अभी भी संतुष्ट हैं? सहायक जो हमेशा गुस्सा हो जाता है। जियान दाओ ने लिफाफा लिया और कुर्सी पर बैठ गई। उसके मुंह का कोना मुड़ गया। मैं अब संतुष्ट हूँ। विपरीत दिशा में बेक कैन गोन की आंखों के कोने में भी मुस्कान चमक उठी। 4 शब्द, प्रेमी टिकट, देखकर जियान दाओ का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से अपना मुंह खोला। तुमने प्रेमी टिकट क्यों खरीदे? बो जिनयान, तुम बहुत बेकार सवाल पूछ रहे हो। क्या तुम मुझे बड़े थिएटर में किसी और के साथ बैठने के लिए मजबूर कर रहे हो? ठीक है, उसने भी अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि यही कारण था। आप अचानक रोमांटिक कैसे हो सकते हैं? हालांकि जियान दाओ अभी भी बहुत खुश था। इसी समय बेक कैन गोन का फोन बज उठा। उसने फोन पर बात करने के लिए अपनी आवाज कम कर ली, जबकि जियान दाओ ने टिकट पकड़ लिया और उसे देखने लगा। वह पहले कभी लव सीट पर नहीं बैठी थी। उसने सुना था कि यह एक अलग कमरा है जिसके अंदर केवल एक लंबा सोफा है। यह बहुत अच्छा रहेगा। जबकि जियान दाओ अभी भी अचंभित था, बेक कैन नगोन ने फोन रख दिया, खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया। जियान दाओ ने अपना सिर उठाया और उसे देखकर मुस्कुराई। कल मैं नाश्ता तैयार करूंगी, इसे धन्यवाद समझो। कोई जरूरत नहीं है, उसने निर्णायक ढंग से उत्तर दिया। जियान दाओ दंग रह गया। बेक कैन गो ने एक झटके में उसके हाथ से दोनों टिकट छीन लिए। यह सब बकवास फेंक दो। उसने दोनों टिकटें एक कोने में फेंक दी। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह एक नया मामला है। जियान दाओ का मूड तुरंत तनावपूर्ण हो गया। बेक कैन गोन ने आगे कहा, यह शहर के 79वें हाई स्कूल में हुई हत्या का मामला है। एक मामले की खबर मिलने पर पुलिस स्टेशन का माहौल बहुत ही व्यस्त था। अगले कमरे में आपराधिक जांच दल के लोगों का आना जाना लगा हुआ था। बेक कैन गोन सबसे पहले कार स्टार्ट करने के लिए नीचे गए। जियान दाओ ने अपना सामान पैक किया और बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र उन 2 टिकटों पर पड़ी जिन्हें बो जिन यान ने अभी अभी फेंक दिया था। बेशक वह कल फिल्म देखने नहीं जा सकी, लेकिन जियान दाओ ने फिर भी टिकट उठाया और अपने बैग में रख लिया। दोपहर का प्रकाश पूरे स्थान को ढक लेता है। 79 हाई स्कूल शहर के उपनगरीय क्षेत्र में जियांगशान दर्शनीय क्षेत्र के बगल में स्थित है और सुंदर दृश्यों वाला एक प्रमुख हाई स्कूल है। जब बेक कैन गोन, जियान दाओ और कई स्काउट्स पहुंचे तो पूरा स्कूल पहले से ही बंद था। दूर से देखने पर स्कूल सूर्यास्त में डूबा हुआ लग रहा था। कक्षाओं से कई विद्यार्थी अपना सिर बाहर निकालकर चारों ओर देख रहे थे। माहौल तनावपूर्ण और भारी था। स्थानीय पुलिस ने उन्हें बताया, पीड़िता का नाम गुयेन मिन हुई है, 18 वर्ष, एक 12वीं कक्षा की छात्रा। 5 आज दोपहर एक छात्र ने क्या सोन पर्वत की चोटी पर उसका शव खोजा। जियान दाओ और बाकी सभी ने अपने सिर उठाए। स्कूल के बड़े व्यायामशाला के पीछे एक छोटा, दांतेदार पहाड़ है। यह प्राकृतिक परिदृश्य ही है जिसे स्कूल ने विशेष रूप से संरक्षित रखा है। भविष्य में शिक्षकों और छात्रों के लिए आराम करने की जगह के रूप में पहाड़ की चोटी पर एक अवलोकन डेक बनाया जा रहा है, स्कूल प्रबंधक ने बताया। चूंकि निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं देते हैं। However, there are still students who secretly climb to the top of the mountain. On the top of Kishan Mountain, Bo Zinyan put on gloves and squatted down next to the body. He looked at it with a serious face, not knowing what he was thinking. Jian Yao stood behind him. Looking at the body, she felt very sorry. Ngui Ming Hui lay face down next to a large rock. The rock was covered in blood, but there was even more blood on the ground. The place where the girl lay was a flat, grey-white cement ground, with blood flowing all around.
Jian Yao had the feeling that all the blood in her body had flowed out. The fatal wound was in her throat, a knife cut through her throat. The artery lost too much blood, which was the reason Gui Minghui stopped breathing. Not only that, there were many terrifying wounds on her body. On the white face of the female student appeared a deep and long knife cut. Her face was covered in blood and dirt. If it weren't for this wound, Gui Minghui would have been a pretty girl. Now, her face was उसका चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो गया था. इसके अलावा, गुयेन मिन्होई की जांघों और बाहों पर भी अलग-अलग गहराई के कई चाकू के घाव थे. उसकी पोशाक खून और कीचड़ से सनी हुई थी. जांच के माध्यम से बेक कैन गोन और जियान दाओ को पता चला कि गुयेन मिन्होई एक छात्र था जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह अच्छे आचरण और शिक्षा से संपन्न है तथा एक धनी परिवार से आती है. वह कक्षा जीवन समिति की सदस्य है. कल रात उसने अपने सहपाठियों से भोजन के लिए कुल 40,000 युआन की धनराशि एकत्रित की तथा उसे स्कूल के वित्त कार्यालय में जमा करने की योजना बनाई. उस समय होआक ट्यूलो नाम की एक महिला छात्रा थी, जो गुयेन मिन्होई की करीबी दोस्त भी थी, जो पैसे देने के लिए उसके साथ गई थी. तब शाम के 8 बज चुके थे. चूंकि अकाउंटेंट कार्यालय में नहीं था, इसलिए दोनों को इंतजार करना पड़ा. हुओ जियाओलू को पेट में दर्द था, इसलिए वह पहले बाथरूम गई और फिर छात्रावास में लौट आई. 12वीं कक्षा के छात्र ने अभी-अभी एक मासिक प्रतियोगिता समाप्त की थी और अगले दिन उसकी छुट्टी थी. इसलिए हुओ शियाओलू ने सोचा कि गुयेन मिन्होई ने पैसे चुका दिए हैं और सीधे शहर में अपने घर चला गया है. किसने सोचा था कि आज एक छात्र पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और उसे शव मिल गया. स्कूल अकाउंटेंट रात 9 बजे से पहले कार्यालय लौट आया, लेकिन उसने गुयेन मिन्होई को नहीं देखा. दूसरे शब्दों में, कोई नहीं जानता कि गुयेन मिन्होई ने अचानक वित्त विभाग क्यों छोड़ दिया. मृत्यु का समय 9 से 11 बजे के बीच था, जिसका अर्थ था कि उन्होंने वित्त विभाग को छोड़े ज्यादा समय नहीं हुआ था. पैसों से भरा उसका बैग बिना किसी सुराग के गायब हो गया. जब बेक कैन गोन और जियान दाओ शव का निरीक्षण कर रहे थे, जासूस और फोरेंसिक कर्मचारी इधर-उधर घूमने में व्यस्त थे. बेक कैन गोन खड़े होने से पहले 10 मिनट से भी कम समय तक शव के पास बैठे रहे. उसने सबकी ओर देखा और फिर जियान दाओ की ओर देखा. जल्दबाजी में की गई और अपरिपक्व हत्या. उसकी आवाज पानी की तरह धीमी थी, जबकि उसकी आंखें अभी भी हमेशा की तरह ठंडी थी. तुम क्या सोच रहे हो? जियान दाओ ने फिर से महिला छात्रा के शरीर को देखा. उसने धीरे से जवाब दिया, मैं बस जल्दी से मामले को सुलझाना चाहती हूँ और अपराधी को पकड़ना चाहती हूँ. अपराधी ने एक खिलते हुए फूल जैसी युवा लड़की को नष्ट करने के लिए वास्तव में अमानवीय कार्य किया है. इतना खराब भी नहीं. बेक कैन गोन ने सिर हिलाया. वह जियान दाओ के पास गया और पहाड़ की तलहटी में स्थित बड़े और शांत स्कूल को देखते हुए बोला, वह एक विकृत व्यक्ति है. अगर हम उसे जल्दी से नहीं पकड़ेंगे तो वह और लोगों को मार देगा. जियान दाओ चौंक गया. बेक कैन गोन ने फोरेंसिक स्टाफ को देखा. हत्यारा नया है. घटनास्थल बहुत गंदा है. निश्चित रूप से बाल, उंगलियों के निशान, पैरों के निशान जैसे कई निशान पीछे छूटे होंगे. उनकी फोरेंसिक तकनीक खराब नहीं है. हम 24 घंटे में मामले को सुलझा सकते हैं. जियान दाओ ने राहत की सांस ली. वह मुस्कुराई. केवल 24 घंटे? इतना तेज? बढ़िया. बेक कैन गोन ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा. तुम इसे तेज कहते हो? मेरे लिए 4 घंटे पर्याप्त हैं. जियान दाओ हैरान थी, लेकिन वह जानती थी कि वो जिन यान डींग मारने वाला नहीं था. इसलिए उसने ईमानदारी से प्रशंसा में कहा, यदि आप 4 घंटे में मामले को हल कर सकते हैं
तो यह साबित होता है कि आप बहुत अद्भुत हैं। क्या आपने अभी तक कुछ भी पता लगाया है? इस वाक्य ने बेक कैन गोन को राहत महसूस कराई। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते कि खुद के लिए कैसे सोचना है? पहला सवाल, क्या हत्यारा स्कूल के अंदर या बाहर से कोई है? जियान दाओ दंग रह गया। इस तरह का सवाल और जवाब फिर से वह उसे मामलों को सुलझाने के लिए निष्कर्ष निकालना सिखा रहा है। जियान दाओ अपनी हंसी रोक नहीं सका। यह आदमी बुरा नहीं है, बस थोड़ी सी चापलूसी की जरूरत है और वह धैर्यपूर्वक उसे सिखाने को तैयार है। जियान दाओ ने कुछ सेकंड सोचा और जवाब दिया, स्कूल में लोग। क्योंकि प्रभारी व्यक्ति के अनुसार आपको स्कूल में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए पंजीकरण करना होगा। असंबंधित लोगों को स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियान दाओ दंग रह गया। तो क्या अपराधी कोई शिक्षक नहीं, बल्कि स्कूल का कोई छात्र या स्टाफ सदस्य है? हत्यारा अपने बगल में रहने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकता है। यह सचमुच बहुत क्रूर है। दूसरी समस्या, बेक कैन गोन ने अपने हाथ जेब में डाले और जियान दाओ के कंधे के पास खड़ा हो गया। क्या पीड़िता स्वेच्छा से पहाड़ की चोटी पर गई थी या उसे किसी और ने मजबूर किया था? जियान दाओ ने कक्षा और जिम के चारों ओर नजर डाली। मुझे लगता है कि यह स्वैच्छिक था। हालांकि यह घटना रात में हुई थी, लेकिन स्कूल के मैदान में निश्चित रूप से लोग घूम रहे थे। एक जीवित व्यक्ति को पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए मजबूर करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा गुयेन मिन्होई वित्त कार्यालय से आई थी। कोई और उसे वहां जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। पहाड़ पर चढ़ते समय हमने लड़ाई या संघर्ष के कोई निशान भी नहीं देखे। बेक कैन गोन के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, तो फिर एक युवा लड़की स्वेच्छा से रात में किससे मिलने पहाड़ की चोटी पर गई थी। किसने उससे यहाँ मिलने का समय तय किया था? जियान दाओ फिर से स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसके मुंह से जवाब निकल गया, बॉयफ्रेंड, शिक्षक, स्कूल स्टाफ या करीबी प्रेमिका। उनमें से किसी का भी पहाड़ की चोटी पर मिलना अजीब बात है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, तो यह आदर्श डेटिंग स्पॉट है। ठीक है। बेक कैन गोन ने लंबे कदम उठाए, पीछे मुड़ा और पहाड़ से नीचे उतरा। अब समय आ गया है कि हम पीड़िता के सहपाठियों को खोजें और पता लगाएं कि अच्छे आचरण और शैक्षणिक प्रदर्शन वाली इस लड़की का किस आदमी के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता था। जियान दाओ ने जल्दी से उसका पीछा किया। थोड़ी दूर चलने के बाद बेक कैन गोन अचानक रुक गया, अपना सिर घुमाया और उससे कहा, यह व्यवहार विश्लेषण है, यह बिल्कुल भी जटिल नहीं है। ऐसा कहकर वह आगे चलता रहा। कुछ सेकंड बाद जियान दाओ ने प्रतिक्रिया दी। उसने अभी अभी उसे समस्या का सारांश बताना सिखाया था। जियान दाओ मुस्कुराया। यह जानते हुए कि बेक कैन गोन को प्रशंसा सुनना पसंद है, उसने तुरंत उसकी प्रशंसा की। यह समस्या को सरल बनाने के लिए आपके धन्यवाद के कारण है। बेक कैन गोन आगे चल रहा था और ये शब्द सुनकर उसके मुंह का कोना अपने आप ऊपर उठ गया। स्पष्ट रूप से उसकी शिक्षाओं के तहत वह घटना को समझने और समस्या के मूल को देखने में सक्षम हो गई थी। अध्याय 38। हाई स्कूल 79 के पास एक पुराना कारखाना क्षेत्र है। यह शहर बी में एक कपड़ा कारखाना हुआ करता था। 21वीं सदी की शुरुआत में राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में सुधार किए जाने के बाद इस प्रकार के उद्यम सामूहिक रूप से दिवालिया हो गए। अब वह क्षेत्र उजाड़ हो गया है। कई बेरोजगार श्रमिक होंग सोन दर्शनीय क्षेत्र में छोटे छोटे व्यवसायों से अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके ज्यादातर बच्चे 79 हाई स्कूल के छात्र हैं। पीड़ित गुयेन मिन्होई के करीबी दोस्त होआक ट्यू लो उनमें से एक हैं।
जियान याओ और बो जिन्यान एक तरफ बैठकर आपराधिक जांच दल के अन्वेषक और हुओ शियाओलू के बीच बातचीत सुन रहे थे। अंधेरा हो चुका था। स्कूल का मैदान जगमगा रहा था। पहाड़ों के बीच में खड़ा होकर खालीपन और अकेलेपन का एहसास पैदा कर रहा था। पुलिस द्वारा अस्थायी रूप से कब्जे में लिए गए कार्यालय में वह युवती, जिसने अभी अभी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोया था, अपना दुख और दर्द नहीं छिपा सकी। क्या गुयेन मिन्होई ने तुम्हें बताया था कि कल रात उसकी डेट थी? अन्वेषक ने पूछा। हुओ जियाओलू की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, दिखने में हुओ जियाओलू एक साधारण महिला छात्रा है। लड़की ने साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। उसका शरीर पतला था, चेहरा छोटा था और उसकी नाक पर कुछ झाइयां थी। हालांकि उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं। क्या गुयेन मिन्होई का कोई बॉयफ्रेंड है? अन्वेषक ने पूछना जारी रखा। हुओ जियाओलू ने फिर अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। मुझे विस्तार से बताओ कि कल रात क्या हुआ था। बेक कैन गोन ने अचानक अपना मुंह खोला। तुमने क्या देखा? तुम किससे मिले? तुमने क्या किया? जियान दाओ ने उसकी ओर देखा। हुओ जियाओलू ने भी ऊपर देखा, उस आदमी को जो शुरू से अब तक चुप था। जब उनकी आंखें मिली तो हुओ जियाओलू को प्रोत्साहन मिला। उसने थोड़ा सिर हिलाया। शाम के करीब 8 बजे थे। होई होई ने अपने दोस्तों के खाने के पैसे इकट्ठे किए। हम साथ साथ कक्षा से निकले और कार्यालय भवन की ओर चल दिए। मुझे याद है कि रास्ते में हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई। 12वीं कक्षा की कक्षा पहले ही छुट्टी ले चुकी थी और बाकी कक्षाएं शाम को अपने स्व अध्ययन के घंटों में थी। वह रुंधी हुई बोली। हम वित्त कार्यालय गए। दरवाजा खुला था, लाइटें जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम कुछ देर तक दरवाजे पर इंतजार करते रहे। कुछ शिक्षक वहां से गुजरे, लेकिन हम बातचीत में इतने व्यस्त थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। जांचकर्ता ने बीच में टोकते हुए बो जिन्यान को समझाया। हमने निगरानी कैमरों को देखा। हुओ शियाओलू ने आगे कहा। फिर करीब 8:30 बजे मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ। मैंने अनुमान लगाया कि यह महीने का वह समय है, इसलिए मैं सबसे पहले छात्रावास में वापस चला गया। क्या छात्रावास में कोई रहता है? अन्वेषक ने पूछा। नहीं। हालांकि मेरी कक्षा बंद है। मेरे सभी रूममेट अध्ययन कक्ष में हैं। हुओ जियाओलू ने उत्तर दिया। फिर क्या हुआ? तुमने छात्रावास में क्या किया? बेक कैन गोन ने पूछा। हुओ शियाओलू, मैं बाथरूम गया। मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मैं उन्हें धोने चला गया। उसके बाद मैंने एक कप ब्राउन शुगर बनाया, बिस्तर पर लेट गया और उसे पूरा पढ़ा, फिर बिना एहसास किए सो गया। अंत में जांचकर्ता ने पूछा, क्या गुयेन मिन्होई का किसी पुरुष मित्र के साथ कोई रोमांटिक संबंध है? उदाहरण के लिए, कोई गुप्त प्रेम या प्रेम? यह जरूरी नहीं कि वह प्रेमी ही हो। हुओ जियाओलू स्तब्ध रह गई। उसने अपने होंठ काटे और कोई जवाब नहीं दिया। जियान दाओ ने धीरे से कहा, यह विवरण मामले को सुलझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा कुछ है तो कृपया मुझे बताएं। हुओ जियाओलू, हाँ, एक व्यक्ति है। पूछताछ करने वाला दूसरा व्यक्ति थिचतियू नीम था, जो गुयेन मिन्होई का एक और करीबी दोस्त था। उनका परिवार भी गुयेन मिन्होई जैसे सरकारी क्षेत्र में रहता है। कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते हुए थिचतियू निम के गालों पर आंसू की 2 रेखाएं बह निकली। अगर मुझे पता होता कि होई होई के साथ कुछ हुआ है तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ होता, वह रोते हुए बोली। स्कूल के बाद मैं तुरंत चली गई। घटना से पहले उसमें किसी भी असामान्य बात के लक्षण नहीं दिखे थे। कोई उसे कैसे मार सकता है? स्कूल से निकलने के बाद तुमने क्या किया? बेक कैन गोन ने पूछा। थिचतियू निम कुछ सेकंड के लिए चुप रहा,
फिर बोला, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ 10 बजे तक बाहर गया था। पुलिस अधिकारी, कृपया मेरे माता पिता को इसके बारे में न बताएं। बेक कैन गोन ने अपने हाथ घुटनों पर रखे। उसके सुंदर चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान उभरी। बेशक, किसी को भी स्वतंत्र रूप से प्यार करने का अधिकार है। जियान दाओ ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसके मुंह से यह शब्द अजीब लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मन में प्रेम की कोई अवधारणा होगी। उसके बगल में बैठे जांचकर्ता ने खांसते हुए पूछा, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, हम बस बैठे बातें कर रहे थे। असल में हम स्कूल के बाहर बगीचे में थे और कहीं नहीं गए थे। थिच ट्यू निम ने अपने प्रेमी का नाम बताया, जो उसी कक्षा का एक पुरुष छात्र था। अंत में थिच ट्यू निम की आंखें लाल थी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि हुई थी। जब मैंने आज यह खबर सुनी तो मैं वास्तव में चौंक गया। कोई उसे कैसे मार सकता है? अगले साल वह विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा दे रही है और फिर भी वह। पुलिसकर्मी ने थिच ट्यू निम को एक टिश्यू दिया। आखिरी सवाल, क्या गुयेन मिन होई किसी पुरुष छात्र के साथ रिश्ते में है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हमें विस्तार से बताना होगा। थिच ट्यू निम ने उन्हें देखने के लिए अपना सिर उठाया। टू बेक। होई होई को टू बेक पसंद है, लेकिन टू बेक उसे पसंद नहीं करता। उन दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। उसने अविश्वास से देखा, क्या यह टू बेक से संबंधित हो सकता है? टू बेक, तीसरी छात्रा, जिसका नाम त्रियो हुइनहतु है, स्कूल के एक शिक्षक की बेटी है। उसने भी वही नाम बताया। त्रियो हुइनहतु एक बहुत ही सीधी सादी छात्रा लगती है। क्योंकि भले ही वह अपनी आंखों के सूज जाने तक रोई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी दृढ़ और स्पष्ट थी। होई होई को 2 साल तक टो बेक पसंद था, लेकिन टो बेक उससे नफरत करता था। अब उनका रिश्ता बहुत खराब है। होई होई लिविंग कमेटी की सदस्य है, टो बेक स्पोर्ट्स कमेटी की सदस्य है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। भले ही वे एक दूसरे को पसंद न करते हों, फिर भी उनका रिश्ता इतना खराब क्यों है? झाओ हुआंगजी ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए झिझकते हुए कहा, क्योंकि हुआई हुआई ने एक बार कहा था कि सुबेई समलैंगिक हो सकता है। यही कारण है कि वह अक्सर बास्केटबॉल टीम के लोगों के साथ घूमता है। दरअसल उस समय हुआई हुआई परेशान था और उसने यह कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बातें हर जगह फैल जाएंगी। शायद सुबेई को शर्मिंदगी महसूस हुई। बेक कैन गोन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गुयेन मिन होई का व्यक्तित्व महिलाओं जैसा है न? दूसरे लोग उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वह कहती है कि वह समलैंगिक है। ट्रियो हुयनहतु ने सिर हिलाया। थोड़ा बहुत। ऐसा लगता है कि टो बेक को लगता है कि होई होई बहुत घमंडी है, लेकिन टो बेक भी अच्छा इंसान नहीं है। मैंने सुना है बास्केटबॉल टीम के लड़के फुटबॉल पर दाव लगाते हैं। वह हाल ही में लगातार हार रहा है। सुबेई जुआ खेलती है तो 40,000 युआन बिना किसी निशान के गायब हो गए। क्या गुयेन मिन होई को अब भी टो बेक पसंद है? जियान दाओ ने पूछा। पसंद करना, त्रियो हुइनहतु ने धीरे से उत्तर दिया। उसे अभी भी यह बहुत पसंद है। यह मामला रेशम के कीड़े जैसा है, जो रेशम काटते हुए धीरे धीरे पानी की सतह पर तैर रहा है। कई अन्य छात्रों और शिक्षकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने गुयेन मिन होई के 3 करीबी दोस्तों के बयानों की पुष्टि की। एकमात्र पुरुष छात्र जिसका पीड़िता के साथ रोमांटिक संबंध था, वह था टो बेक। टो बेक इस साल 18 साल का हो गया है। उसके माता पिता एक कपड़ा फैक्ट्री में सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से यह देखा जा सकता है कि वह एक लंबा और सुंदर पुरुष छात्र है। उसके चेहरे पर एक अभिमानी आभा झलक रही है।
जियान दाओ को इसे समझना आसान लगा। टो बेक जैसा एक पुरुष छात्र अपने औसत शैक्षणिक प्रदर्शन और गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद अपनी सुंदरता और फुटबॉल कौशल के कारण महिला छात्राओं को आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा टो बेक और उसके कुछ सहपाठियों ने फुटबॉल पर जुआ खेला और कई हजार युआन हार गए। अपराध का मकसद वही था। सबसे संदिग्ध बात यह है कि कल रात टो बेक किसी समय स्कूल से निकल गया था और अब तक वह लापता है। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। सुबेई के माता पिता जुहाई में मजदूरी करते थे। घर पर सिर्फ उनके बूढ़े दादा ही थे। उन्होंने बताया कि उनका पोता अक्सर कई दिनों तक घर नहीं आता था। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्हें नहीं पता होता था कि बेटा कहाँ चला गया। रात के 9 बज चुके थे। बो जिन्यान की यह घोषणा कि मामला 4 घंटे के भीतर सुलझा लिया जाएगा को 1.5 घंटा बीत चुका था। कई कार्यालयों में पुलिस ने छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ जारी रखी। बेक कैन गोन ने सोचा कि यह अनावश्यक था। वह और जियान दाओ नीचे गए और चमकदार रोशनी वाले जिम में खड़े हो गए। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन स्कूल में हमेशा की तरह शांति नहीं थी, बल्कि माहौल तनावपूर्ण और अराजक था। पुलिस ने अभी तक नाकाबंदी नहीं हटाई है। किसी को भी स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं है। स्कूल गेट के बाहर हलचल का शोर था। कई माता पिता बुरी खबर सुनकर अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए उत्सुक होकर स्कूल पहुंचे। जब जांचकर्ता आगे पीछे घूमने में व्यस्त थे, बो जिन्यान और जियान दाओ जिम में चुपचाप खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी घटना का इंतजार कर रहे हों। गर्मियां लगभग खत्म हो गई हैं। रात की हवाएं ठंडी हवाएं लेकर आती हैं। जियान दाओ ने केवल एक पतली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी। खुली त्वचा हवा में कांप रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर उसके कंधे को पकड़ लिया। एक हाई स्कूल के छात्र को अपने सहपाठी को मारने के लिए कितनी नफरत की जरूरत होती है? जियान दाओ ने धीरे से पूछा। बेक कैन गोन एक सीधे पेड़ के तने की तरह उसके बगल में खड़ा था। उन्होंने सीधे सामने देखा और शांति से जवाब दिया, कभी-कभी उनके लिए हत्या करना ही एक रास्ता होता है। जियान दाओ का दिल धड़क उठा। उसने अपना सिर घुमाकर उसके सुंदर चेहरे को देखा। शुरू से ही जियान दाओ जानता था कि बाक कैन नगोन एक ठंडा व्यक्ति था। यद्यपि हत्या मशीन मामले में उन्हें दर्जनों लाशों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनकी अभिव्यक्ति अविचल रही। लेकिन वह ही उन्हें सबसे अच्छी तरह समझते हैं, चाहे वे अपराधी हो या पीड़ित। उनका एक कोमल वाक्य अपराधी के दिल की बात जान सकता है, चाहे वह उसे छिपाने में कितना भी अच्छा क्यों न हो। आपके पास अभी भी 2.5 घंटे हैं। जियान दाओ मुस्कुराया और विषय बदल दिया। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। हाँ, उसका चेहरा शांत था, मानो कह रहा हो, तुम इतने अधीर क्यों हो? इसी समय 2 लोगों के पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। यह जियाओ चेन था, वह युवा पुलिसकर्मी जिसने जियान दाओ को दिन के समय फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया था। वह तेजी से उन 2 लोगों की ओर बढ़ा। उसकी अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत भारी थी। प्रोफेसर बेक, हम अब जा रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां टो बेक आम तौर पर काम करता है। क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? बेक कैन गोन ने अपना सिर हिलाया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिख रही थी। कोई जरूरत नहीं है। टियो ट्रान ने एक और शब्द नहीं कहा। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, उसकी नजर अचानक जियान दाओ पर रुक गई। जिम की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसकी बाहें उसके कंधों पर थीं। वह बहुत कमजोर लग रही थी। जियो चेन ने तुरंत अपना कोट उतार दिया। यह जगह पहाड़ों के पास है, इसलिए रात में तापमान गिर जाता है। आपको थोड़ा ज्यादा पहनना चाहिए। यह सच था कि जियान दाओ को थोड़ी ठंड लग रही थी।
लेकिन उसने अपना हाथ हिलाया। यह ठीक है, आप इसे पहन सकते हैं। बेक कैन गोन उसके पास खड़ा था। उसका दिमाग काम करने लगा। उसने अपने सामने खड़े खूबसूरत युवा पुलिसकर्मी की तुलना टियो ट्रान से की। हम, क्या यह वही है जिसने जियान दाओ को फिल्म देखने चलने के लिए कहा था? वह व्यक्ति जिसने उसे काम पर ध्यान केंद्रित करने से रोक दिया और वह उससे नाराज हो गई। अंततः उसे एक बोरिंग फिल्म देखने के लिए 2 टिकट बुक करवा दिए। अब वह इतना विचारशील क्यों है? उसकी नज़र अपनी छोटी सी सहायक पर है और वह उसके साथ इश्कबाजी करना चाहता है। धूल भरी पुलिस जैकेट पसीने से लथपथ थी और बुरी तरह से बदबू आ रही थी, जबकि जियान याओ की त्वचा। बेक कैन नॉन ने उसकी सफ़ेद बाहों पर नज़र डाली। उसकी त्वचा इतनी साफ है, यह बेवकूफ आदमी कहाँ से आ गया और उस पर अपनी शर्ट डालना चाहता है? क्या वह उसे हार्मोन देने जा रहा है? यह कैसी निरर्थक कार्रवाई है? इस समय टियो ट्रान ने अपना कोट उतार दिया और उसे जियान दाओ के कंधों पर डाल दिया। जियान दाओ को लगा कि दृढ़ता से मना करना अनावश्यक था। वह मुस्कुराकर धन्यवाद कहने ही वाली थी कि अचानक उसके बगल से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। वह अजनबियों के कपड़े नहीं पहनती। जियो चेन और जियान दाओ दोनों दंग रह गए। दोनों ने एक साथ अपना सिर घुमाया और देखा कि बेक कैन गोन ने अपना कोट उतार दिया था। वह मेरे कपड़े पहनती है। उसने शर्ट जियान दाओ को दे दी और टियो ट्रान की ओर देखा। अब तुम जा सकते हो, रात की हवा ठंडी है। जियान दाओ ने बेक कैन गोन का कोट पहन लिया। उसकी आंखों के कोने चुपके से उसके शांत पक्ष को देख रहे थे। जियो चेन तुरंत चला गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे उन्हें अचानक समस्या समझ आ गई हो। लेकिन जियान दाओ को यह नहीं पता था कि क्या वह उसके जागने की समस्या के बारे में सोच रही थी। उसका हृदय मधुरता से भर गया। उन्हें याद है कि जब वे पहली बार मिले थे तो उन्होंने उसकी शर्ट उधार मांगने से बड़ी बेरहमी से मना कर दिया था, जिससे वह लगभग ठंड से मर गई थी। अंततः उसने अनिच्छा से उसे फोतू नगों की शर्ट दे दी। हालांकि मीठा, जियान दाओ ने फिर भी बेक कैन गोन को सिखाने के लिए अपना मुंह खोला। टियो ट्रान केवल मेरी परवाह करता है। जब आप ऐसा कहते हैं तो लोग निश्चित रूप से सहज महसूस नहीं करते हैं। बेक कैन गोन, मुझे उसकी भावनाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए? जियान दाओ अवाक रह गया। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। केवल एक पतली शर्ट पहने हुए बेक कैन गोन को देखते हुए उसने पूछा, क्या आपको ठंड लग रही है? बेक कैन गोन ने जियान दाओ को जवाब दिए बिना आगे देखा, क्योंकि एक फोरेंसिक डॉक्टर और एक आपराधिक पुलिस अधिकारी उनकी ओर बढ़ रहे थे। क्या हुआ? उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं काफी मजबूत हूँ? पुलिस नई खबर लेकर आई। सबसे पहले प्रारंभिक फोरेंसिक जांच के परिणामों के अनुसार गुयेन मिन होई के शरीर पर घाव लगभग निश्चित रूप से मृत्यु प्रक्रिया के दौरान हुए थे। दूसरे शब्दों में, जब पीड़िता का गला काटा गया और खून बह रहा था, तब भी अपराधी उसके शरीर पर बेतहाशा वार कर रहा था। दूसरा, स्कूल से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे सुपरमार्केट के मालिक की गवाही के अनुसार एक दिन पहले तो बेक एक तेज धार वाला खंजर खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया था। चूंकि टो बेक अक्सर आसपास के इलाके में गुंडों के साथ घूमता रहता था, इसलिए बॉस ने उसे पहचान लिया। तीसरी और यह सबसे महत्वपूर्ण खोज भी है, स्काउट्स को क्या सोन पर्वत की ढलान पर एक सुरंग में पत्तों से ढका एक बैग मिला। छात्र ने पुष्टि की कि यह वही बैग था जिसे गुयेन मिन होई ने कल पहना था। बेक कैन गोन ने बैग पकड़ लिया। सूती बैग का बाहरी भाग खून से सना हुआ था तथा अंदर भी सूखे खून के धब्बे लगे हुए थे। सारा पैसा यही है,
पुलिसकर्मी ने एक पारदर्शी सबूत बैग दिखाया। हत्यारे ने पैसे नहीं लिए, बल्कि उसे पहाड़ों में छिपा दिया। हम तुरंत फिंगरप्रिंट की जांच करेंगे, लेकिन नतीजे आने में कुछ समय लगेगा। तेज रोशनी में साक्ष्य बैग में रखा पीला लिफाफा खून से सना हुआ था। बेक कैन गोन ने कुछ पैसे निकाले, पैसे भी खून से सने हुए थे। वह मुस्कुराया और सबूत पुलिस को लौटा दिया। जियान दाओ ने चुपचाप उसके हाव भाव देखे। जांचकर्ता तुरंत चले गए। जियान दाओ ने पूछा, हत्यारे ने पैसे क्यों नहीं लिए? बेक कैन गोन ने अपने दोनों हाथ पीछे करके स्कूल के गेट की ओर देखते हुए कहा, उसकी हिम्मत नहीं है। जियान दाओ ने सोचा कि यह सही था। अपने साथ खून से सना हुआ पैसा ले जाना काफी जोखिम भरा है। इस समय स्काउट्स पहले से ही प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने संदिग्ध टो बैग की तलाश के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। वर्तमान में सभी सुराग उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे वह हत्या का मकसद हो, हत्या का हथियार हो, अपराध का समय हो या उसका अचानक गायब होना हो। जियान दाओ के पीछे की इमारतें तेजी से आते कदमों की आवाज और छात्रों के समूहों के बाहर निकलने की आवाज से गूंज रही थी। स्कूल ने लॉकडाउन हटा लिया है और सभी को घर जाने की अनुमति दे दी गई है। जियान दाओ ने बो जिन यान की ओर रुख किया। ऐसा लगता है कि पुलिस को अपराधी की पुष्टि करने में केवल 2 घंटे लगे। यद्यपि दिशा का संकेत बेक कैन गोन ने दिया था, फिर भी स्काउट बहुत दुर्जे थे। किसने सोचा होगा कि बेक कैन गोन भौहें सिकोड़ेगा और मंद मंद मुस्कुराएगा? सच में जियान दाओ चौंक गया। बेक कैन गोन ने ठंडे स्वर में कहा, बेशक हमें टो बेक को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि वह भी इस मामले में शामिल है। इसलिए उन्हें उसे खोजने जाना चाहिए। हालांकि उसने कक्षा क्षेत्र की ओर देखा। वहां पीले चेहरे वाले छात्रों का एक समूह बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। अचानक जियान दाओ के सिर को बेक कैन नगोन ने हल्के से थपथपाया। वह उसके बगल में खड़ा था, दोनों हाथों को क्रॉस करके उन्हें देख रहा था और साथ ही पानी जैसी गहरी आवाज में बोला, अनुमान लगाओ। यह कौन है? जियान दाओ ने सामने खड़ी 3 छात्राओं की ओर देखा। वे सभी तब तक रोते रहे जब तक उनकी आंखें सूज नहीं गई, जिससे उनके चेहरे पर दयनीय भाव प्रकट हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनमें अंतर है। एक व्यक्ति का भाव शांत था, जबकि दूसरे व्यक्ति का मूड अभी भी थोड़ा भावुक था। दूसरे व्यक्ति की आंखें साफ थीं और उनमें से हट झलक रहा था। जियान दाओ की नजर अंततः शांत भाव वाले व्यक्ति पर रुक गई। हो शियाओलू? जियान याओ ने धीरे से पूछा। बो जिन्यान ने उसकी ओर देखा। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। प्रगति हुई है। हमारे आपराधिक मनोविज्ञान के फूल ने आखिरकार समस्या को समझ लिया है। अध्याय 39। रात धुंधली है। छात्रों के कदमों की आवाज तेज है। बेक कैन गोन ने भीड़ में प्रकट होने और गायब होने वाले हुआक टियो लो की पतली आकृति का अनुसरण किया। वह मुस्कुराया और बोला, चलो चलें। जियान याओ, हम कहाँ जा रहे हैं? बो जिन्यान आगे बढ़ा। क्या आप अपराधियों पर शोध नहीं कर रहे हैं? चलो उस लड़की का पीछा करते हैं और देखते हैं कि चीन के छोटे मनोरोगी कैसे बनते हैं। यह शहर का बाहरी इलाका था। स्कूल के बाहर के शोरगुल और अव्यवस्थित माहौल से अलग, सिर्फ एक सड़क की दूरी पर, यह जगह कम आबादी वाली थी और चारों ओर शांति थी। सड़क की लाइटें मंद थी और सड़क के दोनों ओर की कुछ दुकानें बंद थीं। हु जियाओलू का पतला शरीर रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा था। जैसे ही जियान दाओ कार में बैठी, उसने आपराधिक पुलिस कप्तान को फोन किया और बो जिन्यान के निष्कर्ष की सूचना दी। हालांकि दूसरा पक्ष आधा विश्वास कर रहा था, लेकिन जियान दाओ को इसकी परवाह नहीं थी।
क्या आपराधिक मनोविज्ञान के मूल्य को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए? बेक कैन गोन 2 घंटे में हत्यारे की पुष्टि कर सकता है। तब तक आपराधिक जांच दल स्वाभाविक रूप से आश्वस्त हो जाएगा। इसके अलावा बेक कैन गोन ने यह भी कहा कि फिंगरप्रिंट और डीएनए परीक्षण के परिणाम जल्द ही उपलब्ध होंगे। तब तक सबूत स्पष्ट हो जाएंगे और अपराध से इनकार नहीं किया जा सकेगा। फोन रखने के बाद जियान दाओ बो जिनयान की ओर मुड़ा। गाड़ी चलाते समय उसने हो शियाओलू पर नजर रखी और उससे पूछा, मुझे बताओ, तुम अचानक इतनी खुले विचारों वाली क्यों हो गई हो? जियान याओ ने बो जिनयान की ओर देखा। उसकी भाषा का इस्तेमाल वाकई घृणास्पद था, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से जवाब दिया, सतह पर सुबेई सबसे बड़ी संदिग्ध है। आपके पिछले अनुमान के अनुसार जिस व्यक्ति ने क्या सोन पर्वत पर गुयेन मिनहोई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, वह सुबेई थी। इसके अलावा उसने एक खंजर भी खरीदा और जुए में हार गया, इसलिए यह बहुत संभावना है कि उसने उस रात गुयेन मिनहोई को लूटने की योजना बनाई थी। जहां तक उसका लड़की को मारने का इरादा था या नहीं, मुझे नहीं पता। बेक कैन गोन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां टैप की। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। जियान दाओ ने आगे कहा, आपने एक बार कहा था कि आपराधिक मनोविज्ञान का विश्लेषण करने के लिए विषय के व्यवहार से उत्तर खोजने की आवश्यकता होती है। हालांकि वर्तमान में सभी साक्ष्य तो बेक को अपराधी के रूप में इंगित करते हैं, लेकिन व्यवहार विश्लेषण के नजरिए से इसमें कुछ संदिग्ध बिंदु हैं। कौन से संदिग्ध बिंदु? मुझे गुयेन मिनहोई के शरीर पर घाव बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है। अपराधी ने पीड़िता के चेहरे पर वार किया तथा उसकी त्वचा पर कई घाव कर दिए। यदि वह टू बेक होता तो क्या उसे ऐसा करने की आवश्यकता होती? उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पैसा लूटना है। किसी लड़की के चेहरे पर वार करना ईर्ष्या का कार्य है। बेक एक लड़का है, भले ही वह समलैंगिक हो, वह महिला छात्रों की सुंदरता से ईर्ष्या नहीं करेगा, है ना? इसके अलावा मैंने देखा कि पीड़िता के कपड़ों पर कीचड़ के कई दाग थे, लेकिन जिस स्थान पर लड़की पड़ी थी वह सीमेंट का था और वहां किसी लड़ाई के निशान नहीं थे। अतः यह संभव है कि पीड़िता की सुंदर पोशाक पर कीचड़ केवल वेधशाला के बाहर स्थित कीचड़ भरे मैदान में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा ही लगाया गया हो। इस मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में मुझे लगता है कि अपराधी एक लड़की है। तीनों लड़कियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और दिखावट को देखते हुए गुयेन मिनहोई से सबसे अधिक ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होआक तिएउ लो है। हालांकि उसे अपने दिल में पहले से ही इस बात का संदेह था, लेकिन जब उसने इसे जोर से कहा तो जियान दाओ अभी भी कांप उठी। बेक कैन नॉन ने एक दुर्लभ प्रशंसा की, बुरा नहीं है, जारी रखें। जियान दाओ ने होआक तिएउ लो से पूछताछ के दृश्य को याद किया। उसका दिल और भी ठंडा हो गया। शायद लंबे समय तक बेक कैन नॉन के साथ रहने के बाद विकृत लोगों के मनोविज्ञान की उसकी समझ अधिक से अधिक संवेदनशील हो गई। उसने जवाब दिया, इसके अलावा होआक तिएउ लो थोड़ा अजीब है। जब हमने सवाल पूछा तो बच्ची रोने लगी, लेकिन उसका जवाब बेहद शांत और संक्षिप्त था। मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। बो जिनयान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। जियान याओ ने अंदर ही अंदर आह भरी। उस छात्रा को देखती रही जो सामने सिर झुकाए चल रही थी, और उसी समय उसने अपना मुंह खोला। आखिरी बात, हो शियाओलू कल पूरी रात पीड़िता के साथ थी। यदि पीड़िता ने टो बेक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया होता तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाता। इसके अलावा उसने पेट में दर्द होने का दावा किया और तुरंत छात्रावास में लौट आया, लेकिन कोई गवाह नहीं था। हालांकि जियान याओ ने बो जिनयान की शिक्षा के अनुसार कसाई के चाकू का उपयोग करने की कोशिश की,
उसने महसूस किया कि ऊपर दिए गए विश्लेषण के 3 बिंदु पर्याप्त थे। जियान याओ को नहीं पता था कि बो जिन्यान ने कोई और सटीक निष्कर्ष निकाला है या नहीं। हालांकि वह जानती थी कि वह हमेशा दूसरों को चौंका देता है। इसलिए विश्लेषण समाप्त करने के बाद उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखें आत्मविश्वास, प्रत्याशा और जिज्ञासा से भरी थी। बो जिन्यान को तुरंत जियान याओ से संकेत मिला, क्योंकि उसने एक उत्तेजक प्रश्न पूछा, क्या बस इतना ही है, जियान दाओ? बस इतना ही? बाई जिन यान के मुंह के कोने में एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई। जियान दाओ ने तुरंत चापलूसी की, मैं ध्यान से सुनूंगा, आपके पास और कितनी खोजें हैं? बाई जिन यान ने धीरे से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, धीरे धीरे मोड़ के माध्यम से हुओ जियाओलू का पीछा किया, फिर धीरे से अपना मुंह खोला। क्या 3 अंक पर्याप्त हैं? अप्रत्याशित रूप से अभी भी 3 अंक बचे हैं। जियान दाओ ने धीरे से कहा, यह पर्याप्त है। पहला है दूरी। दूरी? बाई जिन्यान की प्रोफाइल अंधेरी रात में शांत थी। उसने जवाब दिया, पीड़ित का गला काटा गया था, एक वार ने उसे तुरंत मार दिया। यह एक बहुत ही कठिन ऑपरेशन है। पहला, हत्यारे ने पीड़ित को सामने से नहीं मारा, क्योंकि ऐसा करने से धमनी से रक्त हत्यारे के चेहरे और हाथों पर छलक जाता, जो निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित करता। घटनास्थल पर खून के निशानों से यह देखा जा सकता है कि हत्यारे की हत्या की वारदात को रोका नहीं जा सका। इस प्रकार हत्यारे ने पीछे से और बहुत नजदीक से पीड़ित की हत्या की। वेधशाला एक खुला मैदान है जिस पर कोई छत नहीं है। अपराधी बिना पकड़े गए चुपचाप पीड़ित के पास नहीं जा सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो अपराधी पीड़ित के बहुत करीब था, यहाँ तक कि वह पीड़ित के साथ एक ही चट्टान पर बैठा था। यह दूरी का कारक है। लोग एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए एक दूसरे से संवाद करते हैं। सामान्यतः सार्वजनिक सामाजिक स्थितियों में यह दूरी 1.2 से 3.3 मीटर तक होती है। 0.6 से 1.2 मीटर की दूरी वह है जिसमें लोग सहज महसूस करते हैं। 0.6 मीटर से कम दूरी एक अंतरंग दूरी है, जैसे आप और मैं। जियान दाओ दंग रह गया। आपकी राय में हत्यारा पीड़ित के बहुत करीब और बहुत करीब बैठा था। यह स्पष्ट है, बो जिन यान ने उत्तर दिया। पीड़ित और सुबेई के बीच संबंध बहुत खराब थे। इसके अलावा पीड़ित एक अभिमानी व्यक्ति था। क्या यह संभव है कि वे कल रात बिना किसी बहस के मिले हों, बल्कि एक दूसरे के इतने करीब दूरी पर आत्मीयता से बैठे हों कि लोगों को असहजता महसूस हुई हो? जियान दाओ ने आगे कहा, इस बात की अधिक संभावना है कि पीड़ित वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ था। इसीलिए उसने सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण उसके दोस्त ने पीछे से उसका गला काट दिया। दृश्य के आधार पर यह स्पष्टीकरण और भी अधिक उचित है। इस समय हुओ शियाओलू पहले ही कपड़ा कारखाने के अपार्टमेंट परिसर के गेट में प्रवेश कर चुका था। अंदर अंधेरे, जीर्ण शीर्ण घरों की कतारें थीं, जिनमें स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। बो जिन्यान ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। हुओ शियाओलू के दूर जाने का इंतजार किया और फिर अपार्टमेंट परिसर में गाड़ी चलाना जारी रखा। अब उसके पास जियान याओ की ओर मुड़ने का खाली समय था। दूसरा बिंदु पैसा है, जियान याओ ने सोचा। तुम्हारा मतलब है, हुओ शियाओलू की पारिवारिक पृष्ठभूमि गरीब है, इसलिए उसे भी इतने पैसे की जरूरत है? नहीं, बेक कैन गोन ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। क्या मैं ऐसा हास्यास्पद अनुमान लगा सकता हूँ? जियान दाओ, आप जारी रखें। बेक कैन गोन ने इंजन चालू किया, अपार्टमेंट परिसर में संकरी गली में गाड़ी चलाई और अपना मुंह खोला। क्या आपको गुयेन मिन्होई की हालत याद है जब उनका निधन हुआ था? वह मुंह के बल लेटी थी। खून आगे की ओर बह रहा था।
जबकि पैसों से भरा बैग उसके पीछे पड़ा था। यदि धमनी से रक्त पीछे की ओर बह भी जाए तो भी बैग, लिफाफा और पैसों के ढेर को रक्त से सने होने में कुछ समय लगेगा। जब हमें वह बैग मिला तो पैसे खून से सने हुए थे। इसका मतलब है। जियान याओ अचानक जाग गया। गुयेन मिन होई को कुछ समय पहले मार दिया गया था। बैग और पैसे ले लिए गए थे। कम से कम आधे घंटे पहले, बेक कैन गोन ने कहा। फोरेंसिक परिणामों के अनुसार हत्यारे ने पीड़ित को पागलपन से चाकू से काटा और मार डाला। पूरी प्रक्रिया में 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। हत्यारे के पास पैसे लेने और भागने से पहले घटनास्थल पर आधे घंटे तक रुकने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा लोगों को पागल, ठंडे और निर्णायक तरीके से मारने का कार्य भी पैसे छिपाने के कायरतापूर्ण कृत्य का खंडन करता है, जियान याओ ने कहा। इसलिए हत्यारा और पैसा लेने वाला व्यक्ति वास्तव में 2 लोग हैं। बो जिन्यान ने आगे देखा। शायद वे साथी थे या शायद उन्होंने अलग अलग काम किया, एक दूसरे से असंबंधित। चलो चलते हैं और देखते हैं। जियान याओ ने उसकी निगाह का अनुसरण किया, केवल यह देखने के लिए कि चारों ओर खाली वेंटिलेशन पाइप वाले पुराने घर थे। उनसे थोड़ी दूर आगे 2 मंजिला घरों की एक पंक्ति थी। प्रत्येक मंजिल पर 10 से अधिक घर थे, लेकिन केवल 3 या 4 घरों में ही रोशनी थी। स्कूल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हुओ शियाओलू घरों की इस पंक्ति में रहता था। तीसरा, बो जिन्यान ने फुसफुसाया। हुओ शियाओलू की गवाही है। जियान याओ अपना लैपटॉप ले आई। उसे यह कहते हुए सुनकर उसने तुरंत हुओ शियाओलू की गवाही वाला खंड खोला। हालांकि उस समय उसे लगा कि हुओ शियाओलू थोड़ा अजीब था, लेकिन वह यह निर्धारित नहीं कर पाई कि उसके साथ क्या गलत था। इस बीच हुओ शियाओलू की गवाही सामान्य लग रही थी। सभी गवाही में खामियां होती हैं, बो जिन्यान ने कहा। जियान याओ ने उसे गौर से देखते हुए अपना लैपटॉप बंद कर दिया। बो जिन्यान ने फिर से यही कहा। उसकी आंखें वास्तव में खामियों से भरी थी, लेकिन अन्य अभी भी पूरी तरह से अनजान थे। जियान याओ कहने ही वाली थी, अपने कान धो लो, सुनो। बेक कैन गोन ने कार को एक अंधेरे कोने में रोक दिया। जब हम वापस आएंगे तो मैं इसका विश्लेषण करूंगा, उसने धीरे से कहा। फिर निरीक्षण करने के लिए अपने पास रखी नाइट विजन दूरबीन उठाई। हाँ, जियान दाओ दूरबीन पकड़े हुए हैं। इस समय उनका पीछा कर रही 2 पुलिस गाड़ियां भी रुक गईं और स्थिति पर नजर रखने लगी। दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास पहली खिड़की हुओ जियाओलू का घर है। खिड़की के पर्दे खींचे हुए थे, जिससे खिड़की के किनारे पर हल्की रोशनी आ रही थी। चारों ओर बहुत शांति थी। जियान दाओ ने दूरबीन को खिड़की के पर्दे के बीच के अंतराल पर घुमाया। कुछ धुंधले सेकंड के बाद वह अंततः अपना फोकस समायोजित करने में सफल हो गई। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा तो जियान दाओ पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि उसने लिविंग रूम के कोने में एक छोटे लड़के को कुर्सी से कसकर बांधा हुआ देखा था तथा उसका मुंह टेप के एक बड़े टुकड़े से ढका हुआ था। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। यह लापता टो बेक है। बेक की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा भय से भर गया। इसी समय एक युवती की आकृति लिविंग रूम में दिखाई दी, जिसके हाथ में चाकू था। वह जियान दाओ की नजरों में आई और सुबेई की ओर चली गई। बूम! वहां बहुत तेज आवाज हुई। जियान दाओ ने दूरबीन नीचे रखी और तुरंत एक लंबे व्यक्ति को घर की ओर भागते हुए देखा। वह बेक कैन गोन था। उसने बस कार का दरवाजा बंद किया और हुआक टिएउ लो के घर की ओर भागा। जियान दाओ ने भी दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। 2 पुलिसकर्मी बो जिन यान के पीछे दौड़े। अंधेरी रात।
जियान दाओ जंग लगी रेलिंग को 1 फुट ऊंचा और 1 फुट नीचे पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। जब वह पहुंची तो बो जिन्यान और 2 पुलिसकर्मी पहले से ही हुओ शियाओलू के घर के सामने खड़े थे। हुओ जियाओलू, दरवाजा खोलो, एक पुलिसकर्मी चिल्लाया। अंदर अफरा तफरी का शोर था। दरवाजा तोड़ो, बेक कैन गो ने गंभीर चेहरे के साथ आदेश दिया। पुलिसकर्मी ने पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा खुला और 2 पुलिसकर्मी घर के अंदर घुस आए। जियान दाओ जल्दी से उनके पीछे चला गया। अचानक उसके बगल से एक हाथ आया और उसके चेहरे को ढक दिया। बेक कैन गो ने अपना सिर नहीं घुमाया, बस जियान दाओ की रक्षा के लिए अपना हाथ उठाया और आगे बढ़ा। मेरे पीछे आओ। हाँ, जियान दाओ उसके पीछे छिप गया। मंद रोशनी वाले कमरे में हुओ जियाओलू ने एक तेज चाकू पकड़ा हुआ था। चेहरा तो स्पष्टतः एक युवा लड़की का था, लेकिन आंखें अत्यंत क्रूर थी। हुओ जियाओलू के बगल में सुबेई को कसकर बांध दिया गया था। वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। एक पुलिसकर्मी तेजी से अंदर आया। हुओ शियाओलू की बाह पकड़ी, उसे उसकी पीठ के पीछे घुमाया और उसके शरीर को भूरे सफेद दीवार से दबा दिया। उसके हाथ में रखा खंजर जमीन पर गिर गया। बचे हुए पुलिसकर्मी ने टो बेक के मुंह से रस्सी खोली और उसके मुंह पर लगे टेप को फाड़ दिया। पकड़ो उसे, सुबेई, जिसे अभी अभी बचाया गया था, तुरंत चिल्लाया। सुंदर युवक का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसने पुलिसवाले का हाथ पकड़ लिया। वह पागल है। उसने किसी को मार डाला, गुयन मिनहोई को मार डाला। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। वह पागल है। चुप रहो, पुलिसवाला चिल्लाया। तुम्हें भी हमारे पीछे थाने तक आना होगा। यह कहने के बाद उसने टो बेक को हथकड़ी लगा दी। इस समय हुओ जियाओलू को भी हथकड़ी लगा दी गई थी। वह टो बेक को घूरता रहा। उसकी आंखें दुख और दर्द से भरी थी। पागल? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कहोगे कि मैं पागल हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए सब किया जा रहा है। मैंने उस व्यक्ति को हटा दिया जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अध्याय 40। हुओ जियाओलू की कहानी 11 साल की उम्र से शुरू होती है। उस वर्ष जब वह पहली बार टो बेक से मिली, तो हुओ तियुलो को यह सुंदर युवक पसंद आ गया। टो बेक भी एक कपड़ा फैक्ट्री मजदूर का बेटा है, लेकिन वह हुओ जियाओलू से बिल्कुल अलग था। उसके माता पिता बाहर काम करते हैं, लेकिन वह फिर भी खुशी से रहता है। हुओ जियाओलू के विपरीत इसमें कुछ भी नहीं है। घर में केवल 2 शयन कक्ष हैं। वह कभी घर नहीं जाना चाहता। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह कमरे में कदम रखेगा, पिछली रात की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगेंगी। चरमराते बिस्तरों की आवाज, हांफते हुए पुरुष, कराहती हुई महिलाएं, मांस के टकराने की आवाज। हर बार कोई अलग आदमी होता था। 2003 में अपनी नौकरी खोने के बाद हुओ शियाओलू के पिता एक महिला के साथ काम करने के लिए डोंगगुआन चले गए। यह भी अच्छी बात है। हुओ शियाओलू को अपने माता पिता के बीच हर दिन होने वाली लड़ाई और वाद विवाद से तंग आ चुकी है, और वह यह भी नहीं देख पाती कि उसके पिता अक्सर अलग अलग महिलाओं को घर लाते हैं और उसे चाची कहने के लिए मजबूर करते हैं। उसके पिता चले गए, उसके कानों को अंततः शांति मिली। लेकिन माँ और बेटी हुओ शियाओलू का शांतिपूर्ण जीवन केवल 2 साल तक चला। 35 या 36 वर्षीय महिला के पास गोदाम प्रबंधक की नौकरी के अलावा कोई कौशल या शिक्षा नहीं थी। दिवालिया हो चुके राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के श्रमिकों को सिटी बी के दैनिक विकास और नवाचार से अलग कर दिया गया था। हुओ
शियाओलू की माँ अपने अभी भी काफी पतले और टोन शरीर का उपयोग करने के अलावा और क्या कर सकती थी। वे एक दूसरे को बहनें कहते थे और सिटी बी के बाहरी इलाके में सबसे सस्ती वेश्याएं थी। हालांकि हो शियाओलू की माँ अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंची थी जहां वह अपनी सहनशीलता की अंतिम सीमा तक पहुंच गई थी। कम से कम वह अपने घर या स्कूल के पास से ग्राहकों को नहीं उठाती। उसके सभी सहपाठियों को लगा कि उसकी माँ भी काम पर जाती है। बात बस इतनी है कि जब भी उसे अपनी माँ से स्कूल की फीस और अन्य खर्चों के लिए गंदे पैसे मिलते हैं तो उसे उबकाई सी आने लगती है। हो शियाओलू को ठंडी और घमंडी महिला छात्रा गुयेन मिन्होई से नफरत होने लगी, क्योंकि गुयेन मिन्होई ने अपनी सीमा छू ली थी। गुयेन मिन्होई ने झूठी अफवाह फैलाने का साहस किया कि टो बेक समलैंगिक है। सुबेई हो जियाओलू के लिए एक और सीमा है। उसने गुयेन मिन्होई का सबसे अच्छा दोस्त बनने का फैसला किया, फिर उसकी कमजोरी ढूंढी। दरअसल कल रात हो तियुलो का गुयेन मिन्होई को मारने का कोई इरादा नहीं था। टो बेक का अचानक फोन आने पर गुयेन मिन्होई ने हुआक तियुलो को सबसे पहले घर भेजा। अपनी सहेली के चेहरे पर खुश और अभिमानी मुस्कान देखकर हो जियाओलू ने दर्द से खुद को सोचा, इस लड़की ने सुबेई को पकड़ लिया है। अप्रत्याशित रूप से सुबेई ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर आकर्षित हो गई। हो शियाओलू ने गुयेन मिन्होई को बैठक स्थल पर न जाने की सलाह दी। पिछली बार आपने कहा था कि आपको टो बेक पसंद नहीं है ना? अब आप उससे मिलने क्यों जा रहे हैं? उस समय गुयेन मिन्होई ने किस तरह का भाव दिखाया? स्पष्टता और थोड़ी सी अवमानना। तियुलो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ? गुयेन मिन्होई ने कहा, जो लड़कियां तुम्हारे दोस्तों की दीवारें खोदती हैं, वे सबसे बेशर्म किस्म की होती हैं। अपना पैर जमाना, अपने प्रेमी के लिए भावनाएं रखना। उसके बाद हो शियाओलू ने गुयेन मिन्होई का पीछा करते हुए क्या सोन पर्वत पर चढ़ाई की। जब टो बेक अभी तक नहीं आया तो उसने गुयेन मिन्होई से माफी मांगी और साथ ही वादा किया कि अब से वह टो बेक के बारे में कभी नहीं सोचेगा। गुयेन मिन्होई के गले से ताजा खून बहता देख तथा अपने मित्र को जमीन पर तड़पते देख होआक तियुलो को अचानक बहुत ताजगी महसूस हुई। वह परित्यक्त फैक्ट्री क्षेत्र में अवलोकन टॉवर पर टो बेक से मिले। कई वर्षों तक जब भी उसे कोई अप्रिय घटना का सामना करना पड़ता तो वह टावर पर अकेले बैठ जाता और दूर तक देखता रहता। हो जियाओलू टॉवर के नीचे खड़ी थी, स्नेह भरी आंखों से सुबेई को देख रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपना मुंह कैसे खोले। उस समय शायद उसके दिल में अभी भी एक अवर्णनीय उत्साह था। हो शियाओलू ने अपना मुंह खोला, सुबेई, क्या हुआ? क्या तुम दुखी हो? सुबेई का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह बहुत डरा हुआ हो। कुछ नहीं, उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। शियाओलू, एक संभावना है कि मैं आज रात सिटी बी छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। अपना ख्याल रखना। यह वाक्य आकाश से बिजली गिरने जैसा था, लेकिन हो शियाओलू केवल कुछ सेकंड के लिए चुप रही। फिर उसने अपना मुंह खोला, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? हमारे पास अभी भी घर पर कुछ नकदी है, मैं इसे आपको उधार दे सकती हूँ। बेक ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वह सौम्य और दयालु छात्रा ये शब्द केवल उसे घर भेजने के लिए कह रही थी। प्रारंभ में टो बेक ने 40,000 युआन लूटने के लिए पहाड़ की चोटी पर गुयेन मिन्होई से मिलने का समय तय किया। इसके बाद वह शहर भी छोड़कर अपने माता पिता को खोजने के लिए दक्षिण की ओर जाएगा। वैसे भी उसके पास विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए कहीं और जाना कोई बुरा निर्णय नहीं है। बेक ने सोचा, गुयेन मिन्होई एक अमीर लड़का है और वह उसे वर्षों से पसंद करती है।
हो सकता है कि वह अपने पैसे से उसकी लूट की भरपाई कर ले और फिर बात यहीं खत्म हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर टो बेक ने गुयेन मिनहोई का शरीर देखा। घबराहट में उसने देखा कि पैसे वाला बैग अभी भी वहीं है, इसलिए उसने बैग उठाया और भाग गया। पहाड़ से आधे रास्ते नीचे उतरने पर टो बेक को होश आया और उसे एहसास हुआ कि वह एक हत्या का संदिग्ध बन गया है। घबराहट में टो बेक ने पैसों से भरा बैग अस्थायी रूप से एक गुफा में छिपा दिया और बाद में उससे निपटने की योजना बनाई। हु जियाओलू ने बहुत ही सरल तरीके से सु बेई को नियंत्रित किया। उसकी मां अनिद्रा से पीड़ित है, इसलिए घर पर आमतौर पर नींद की गोलियां उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा वह 10 दिन और आधे महीने तक घर नहीं आई। इसीलिए हुओ शियाओलू को यह डर नहीं था कि उसकी मां को सुबेई के बारे में पता चल जाएगा। अगर उसकी मां को पता चल भी गया तो भी उसके पास इसे सुलझाने का कोई रास्ता था। दूर से पुलिस सायरन की धीमी आवाज आई। लिविंग रूम में एक पुलिसकर्मी दोनों किशोर अपराधियों पर नजर रख रहा था, जबकि वो जिन्यान और अन्य पुलिसकर्मी दस्ताने पहनकर सबूतों की तलाश में घर की तलाशी ले रहे थे। जियान दाओ दरवाजे पर खड़ा होकर चुपचाप हो शियाओलू के खामोश चेहरे को देख रहा था। सीढ़ियां हल्के कदमों की आवाज से गूंज रही थी। काले रंग की पोशाक और पारदर्शी मोजे पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला घर की सीढ़ियों से ऊपर चली आई। क्या हुआ? तुम कौन हो? महिला का चेहरा हल्का सा मेकअप किए हुए था। वह आश्चर्य से बोली, टियू लो कहाँ है? टियू लो, उसकी ऊंची एड़ियां फर्श पर खड़खड़ाने लगी। जियान दाओ ने रास्ता दिया और उसी समय बोला, हम पुलिस अधिकारी हैं। महिला के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। वह दरवाजे पर खड़ी होकर सोफे पर बैठी अपनी हथकड़ी लगी बेटी को देख रही थी। टियोलो, तुमने मेरी बेटी को क्यों ले लिया? तुमने किसी को मार डाला? हो जियाओलू ने उसे बीच में रोका। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था। बेक कैन गोन और एक पुलिसकर्मी अभी कमरे से बाहर आए। पुलिसकर्मी के हाथ में एक नायलॉन बैग था जिसमें सबूत थे। अंदर खून से सना खंजर पड़ा था। हुओ जियाओलू की मां ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपना मुंह चौड़ा कर लिया। चलो पहले पुलिस स्टेशन वापस चलते हैं। जियान दाओ ने धीरे से उसकी बाह को सहारा दिया। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत महिला की पहली प्रतिक्रिया अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए दौड़ने की नहीं, बल्कि पीछे मुड़कर भागने की थी। शायद वह बहुत आश्चर्यचकित और डरी हुई थी। सावधान, जियान दाओ तेज तर्रार नजर वाली थी। महिला की ऊंची एड़ी के जूते हवा में फिसलते देख उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन वह महिला उससे लंबी थी, इसलिए उसने जियान दाओ को जड़त्व से आगे खींच लिया। महिला कुछ सेकंड तक लड़खड़ाती रही, फिर अपने संतुलन में आ सकी। जियान दाओ ने राहत की सांस ली, लेकिन महिला अचानक दहाड़ उठी। रास्ते से हट जाओ। उसने एक साथ जियान दाओ को धक्का दे दिया। जियान दाओ सीढ़ियों के किनारे खड़ा था। उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया। उसके पैर पीछे की ओर खिसक गए और वह हवा में गिर गई। जियान दाओ चौंक गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसका पूरा शरीर पीछे की ओर गिर गया। जियान दाओ, बेक कैन गोन तुरंत दरवाजे से बाहर भागा और जियान दाओ की दिशा में देखने लगा। हवा में उनकी आंखें मिली और बेक कैन गोन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। इस समय जियान दाओ सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मुंह जमीन को चूम रहा है, पूरा शरीर लगातार टकरा रहा है। जैसे जैसे दुनिया घूम रही थी, उसने अपने पीछे तेजी से आते कदमों की आवाज सुनी। तभी जियान दाओ का सिर दीवार से टकराया और वह अंततः जमीन पर गिर गई। शरीर में दर्द,
सिर में चक्कर आना। जियान दाओ ने अपने हाथ जमीन पर रखे और खड़े होने की कोशिश की। तभी अचानक एक जोड़ी मजबूत बाहों ने उसके कंधों और कमर को जकड़ लिया। जियान दाओ परिचित गर्मजोशी भरे आलिंगन में आ गया। बाक कैन गोन उस स्थान पर भाग गया है। उसके चेहरे पर एक ठंडी आभा थी। उसकी काली काली आंखें उसे बहुत करीब से घूर रही थी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जियान दाओ उसकी बाह पर झुककर खड़ा हो गया। अप्रत्याशित रूप से उसके पैरों में चोट लग गई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह जमीन पर गिर गई। बाक कैन गोन ने बहुत शीघ्रता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने उसे अपनी छाती में खींच लिया। जियान दाओ का चेहरा उसकी शर्ट से सट गया। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। बेक कैन गोन का चेहरा पहले से भी अधिक बदसूरत हो गया। वह सिर झुकाकर चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। इस समय 2 पुलिसकर्मी घर से बाहर भागे और सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़े होकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? बेक कैन गोन अभी भी जियान दाओ को पकड़े हुए था। उसने अपना सिर उठाकर हुओ शियाओलू की मां की ओर देखा जो अभी भी वहीं खड़ी थी, अचंभित, और पुलिसकर्मी से कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग आगे बढ़ो। जियान दाओ ने बेक कैन गोन की बाह पकड़ ली। मुझे उससे कुछ कहना है। बेक कैन गोन ने जियान दाओ को सीढ़ियों के शीर्ष पर हुआक टियो लो की मां का सामना करने में मदद की। वह आपकी बेटी है। आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस बारे में सोचना चाहिए। जियान दाओ ने धीरे से कहा, भले ही इससे किसी की जान चली जाए, लेकिन आपको अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए। हुओ जियाओलू की मां दीवार के सहारे झुकी हुई थी। उसका चेहरा उदास और हताश था। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? बेक कैन गोन की ठंडी आवाज अचानक जियान दाओ के कानों में गूंजी। उसके रवैये से जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध रह गई। मैं कर चुकी हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसके शरीर में अचानक हल्कापन महसूस हुआ। बेक कैन गोन ने उसे अपने शरीर के ऊपर उठाया और कुछ ही दूरी पर खड़ी कार की ओर लंबे लंबे कदम बढ़ाए। रात काफी हो चुकी थी। आगे अनगिनत कारों की हेडलाइट्स, पुलिस सायरन और अस्त व्यस्त कदमों की आवाजें दिखाई दे रही थी। खबर सुनकर अपराध टीम घटनास्थल पर पहुंची। पीछे से 2 पुलिसकर्मी दोनों कैदियों को नीचे ले गए। हुओ शियाओ की मां भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जियान दाओ बो जिन यान की बाहों में लेटी थी। उसका सिर उसकी छाती से सटा हुआ था। उसने उसके ठंडे चेहरे की ओर देखा। मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसके होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह किससे नाराज था। जियान दाओ के दिल में मिठास की एक लहर दौड़ गई। वह अब भी उसकी बाहों में ही रहना चाहती थी, कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि पहले मुझे नीचे उतारो, जियान दाओ फुसफुसाया। हर कोई यहाँ है। बेक कैन गोन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में लड़की की ओर देखा। उसी समय ठंडी आवाज में बोला, क्या ये दोनों चीजें संबंधित हैं? जियान दाओ। इस समय आपराधिक जांच दल के कप्तान और कई जांचकर्ता वहां आए। सभी चौंक गए और पूछा, क्या जियो जियान ठीक है? जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि बो जिन यान ने ठंडे स्वर में उसके लिए उत्तर दिया, सब ठीक है, वह अभी मरी नहीं है। जियान दाओ ने अपना मुंह बंद कर लिया। आपराधिक जांच दल के कप्तान ने जियान दाओ को अनदेखा किया और पूछना जारी रखा, प्रोफेसर बो, स्थिति कैसी है? बो जिन्यान ने सभी की ओर देखा, अपनी बाहों को समायोजित किया और जियान दाओ को और भी कसकर गले लगाया। तभी उसने अपना मुंह खोला, अपराधी हुओ शियाओलू है, हमें सबूत मिल गए हैं। हालांकि उसका रंग रूप अपेक्षाकृत खराब था।
फिर भी बेक कैन नगो ने हमेशा की तरह संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया। उन्होंने स्थिति पर विचार किया और अपने अनुमान व्यक्त किए। सभी पुलिसकर्मी मंत्रमुग्ध होकर सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जियान दाओ बेक कैन गोन की बाहों में लेटी हुई थी। उसके चेहरे की विशेषताओं को देख रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। इस समय, इस स्थान पर उसने अपना भाव नहीं बदला और एक महिला को सबकी चौकस निगाहों के सामने पकड़े हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। बेक कैन गोन ने जल्दी से अपनी रिपोर्ट समाप्त कर दी। आपराधिक पुलिस तुरंत तितर-बितर हो गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। बेक कैन गोन ने अपराधी दल के कप्तान को सिर हिलाकर कहा, हम पहले जाएंगे। कप्तान को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बेक कैन गोन ने इतनी जल्दी अलविदा कह दिया। आपको पता होना चाहिए कि बेक कैन गोन के हालिया तर्क ने सभी को आश्वस्त कर दिया है। आपराधिक पुलिस के लिए यह अपराधों को सुलझाने का एक प्रभावी और नया तरीका है। उन्हें तो मानो कोई नया खजाना मिल गया हो। वे उसे कैसे जाने दे सकते थे? प्रोफेसर बेक, मुझे उम्मीद है कि आप यहीं रहेंगे और काम का निर्देशन जारी रखेंगे। मैं टियो जियान को अस्पताल ले जाने के लिए किसी को भेज सकता हूँ। अरे टियो ट्रान, टियो चाओ, आप दोनों जाइए, कप्तान ने कहा। टियो ट्रान नाम सुनकर जियान दाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। बेक कैन गोन ने वास्तव में टियो ट्रान को घूरा जो उनकी ओर दौड़ रहा था। उसकी आंखें तेज और डरावनी थी। टियो ट्रान थोड़ा शर्मिंदा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आपने एक अच्छा व्यक्ति चुना है, बेक कैन गो ने ठंडी आवाज में कहा। अपराधी कप्तान स्तब्ध रह गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। जियान दाओ ने जल्दी से बेक कैन गोन की छाती पर शर्ट का फ्लैप खींच दिया। उसने उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर उठाया और आपराधिक जांच दल के कप्तान से कहा, मेरा काम पूरा हो गया है, बाकी आप पर निर्भर है। कुछ दिनों में मैं अपराधी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करूंगा। अलविदा। ऐसा कहकर बेक कैन गोन ने जियान दाओ को उठाया और अपनी कार की ओर चल दिया। बाक कैन गोन ने जियान दाओ को यात्री सीट पर बैठाया। जियान दाओ ने सोचा कि वह तुरंत गाड़ी चलाकर चला जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अपना हाथ उठाया और कार की लाइट चालू कर दी। यहाँ आओ और मुझे देखने दो। जियान दाओ थोड़ा झुका और बेक कैन गोन की ओर मुड़ा। मैं ठीक हूँ, सिर्फ त्वचा पर एक खरोंच है। प्रकाश के नीचे बेक कैन गोन का चेहरा कोमल प्रकाश की परत से ढका हुआ था। उसने अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा, दूसरा हाथ जियान दाओ के चेहरे की ओर बढ़ाया। उसकी आंखें ठंडी और चौकन्नी थी। वह अभी भी गुस्से में था। उसकी ठंडी उंगलियों ने हल्के से जियान दाओ के माथे को छुआ, जिससे हल्की सी चुभन महसूस हुई। जियान दाओ ने भी उसके माथे को छुआ और निश्चित रूप से वह सूजा हुआ था। इतना महान, बेक कैन गोन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा सिर लगभग फूट गया था। जियान दाओ, यह बस एक अप्रत्याशित दुर्घटना है। बेक कैन गोन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। क्या यह अभी भी दर्द कर रहा है? वास्तव में यह थोड़ा दर्द जियान दाओ के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी अपनी आवाज कम कर दी। यह बहुत दर्द कर रहा है। फिर उसने अपनी स्पष्ट आंखें उठाकर बेक कैन गोन की ओर देखा। बेक कैन गोन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं धैर्य रखने की कोशिश करता हूँ। जियान दाओ चुप रहा। फिर उसने उसे आगे बोलते हुए सुना, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं तुम्हारे लिए बर्फ लगाऊंगा। हाँ, बेक कैन गोन ने अपना सिर नीचे करके उसके पैरों को देखा और कहा, अपने जूते उतारो और मुझे दिखाओ। जैसे ही जियान दाओ ने अपना बायां पैर उठाया, उसने उसकी एड़ी पकड़ ली। आदमी का बड़ा हाथ उसके पैर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे उसे हल्की ठंडक और झुनझुनी का एहसास हो रहा था।
जैसे ही उसकी लंबी उंगलियां उसके टखने से आगे बढ़ी, जियान दाओ का चेहरा जल उठा। बेक कैन गोन ने जियान दाओ की शर्म को नोटिस नहीं किया। वह अपना सिर नीचे झुकाए अपनी गहरी भौहें सिकोड़ते हुए देख रहा था। थोड़ी सूजन है, बहुत गंभीर नहीं है। बेक कैन गोन ने उसका पैर छोड़ दिया और निष्कर्ष निकाला, यह आपके माथे पर लगे सींग जितना भव्य नहीं है। जियान दाओ ने उसकी ओर देखा, अनजाने में उसके सिर पर पड़ी गांठ को छू लिया। आज तो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत थी, उसने आह भरते हुए कहा। क्या मेरा दिमाग पागल हो रहा है? बेक कैन गोन ने कार स्टार्ट की। उसने सीधे सामने देखा और ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं। अगर तुम मूर्ख हो तो भी मैं तुम्हारे पास हूँ। जियान दाओ दंग रह गई, उसका दिल बहुत मीठा था। परिणामस्वरूप बेक कैन गोन ने एक नीरस वाक्य कहना जारी रखा, वैसे भी मेरा आईक्यू 180 है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका आईक्यू थोड़ा ज्यादा या कम है? जियान दाओ, क्या कोई है जो मेरी तरह आपको सांत्वना देता है? इस समय बेक कैन गोन के मुंह का कोना सिकुड़ गया। उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार को सड़क पर ले आया। अब आधी रात हो चुकी थी। कार सुनसान सड़क पर आसानी से चल रही थी। जियान दाओ कुर्सी की पीठ पर झुक गया और तुरंत सो गया। बेक कैन गोन ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। लाल बत्ती होने पर उसने अपनी गति धीमी कर ली और रुक गया। इसके बाद बेक कैन गोन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर हल्के से टैप कर रही थी। वे चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। एक समय पर उसने अचानक अपना सिर घुमाया और जियान दाओ के शांत सोते हुए चेहरे को देखा। थोड़ी देर बाद बेक कैन गोन ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाईं और आगे की ओर देखना जारी रखा।